और बच्चों आपके लिए एक और बड़ी गुड न्यूज है, आप लोगों के लिए हमने पहली बार हिस्ट्री में एक ऐसा कोर्स प्लान किया है जो आपको आपके कॉलेजेस की जर्नी को शुरू करने से पहले कोडिंग पे महारथी बना देगा और आपको वो एक्सपर्टीज देगा। अगर आप में से कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड है कि मैं कॉलेज की शुरुआत एक पंच के साथ करूं, क्योंकि आपको पता है आने वाला जमाना कोडिंग का, एआई का है ना, बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिनमें अगर आप आगे नहीं होंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर ब्रांच, सिविल के बच्चे को भी, केमिकल के बच्चे को भी कोडिंग आज की डेट में सीखनी पड़ती है एज अ बैकअप प्लान। और आपको पता है जो आने वाला ट्रेंडिंग जमाना है, आपको एक कदम आगे चलना है। तो आप अपने कॉलेजेस की शुरुआत अगर एक कॉन्फिडेंस के साथ शुरू करना चाहते हैं, हमने आपके लिए एक अमेजिंग प्लान किया है। कोडिंग का कोर्स बड़ा स्ट्रक्चर्ड कोर्स है और खुद इसे मैं आपको बता दूं, हमारे एक आईआईटी के प्यारे प्यारे एल्यूमिनाई हैं, ठीक है, वो खुद आपको इसके अंदर हेल्प या गाइड करने वाले हैं। तो आप फॉर्म भरिए, आगे आपको मेरी पूरी टीम इस बैच के बारे में आने वाले कुछ दिनों के अंदर आपको अपडेट करेगी। यू विल गेट अ कॉल और फिल दी फॉर्म। कोई बच्चा अगर कोडिंग के लिए अपनी शुरुआत करना चाहता है विद द पंच फॉर योर कॉलेज लाइफ, बच्चों लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आइए शुरू करेंगे आज की इस क्लास को। सबसे पहले मेरे भाई देखो यार, क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, क्वेश्चन आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ये सवाल हमारा आईआईटी जेई का 1995 का क्वेश्चन है। इट इज अ क्वेश्चन ऑफ 1995, कई साल पुराना सवाल है और मुझे ये सवाल पर्सनली बहुत पसंद है बिकॉज ऑफ द वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आमतौर पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो हमारा कांस्टेंट होता है, ठीक है, बट वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जेई एडवांस का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। ट्रस्ट मी बच्चों, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ बेटा रे ऑप्टिक्स फॉर जेई एडवांस लेवल, ठीक है। तो जरा आपके सामने इसको पूरा डिस्कस करेंगे, इसको समझेंगे। सवाल में आपको बता देता हूं, एक रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग कर रही है, एयर से इंसिडेंट हो रही है एट अ ग्रेजिंग एंगल। तो ग्रेजिंग एंगल का मतलब होता है इंसिडेंट एंगल हमारा 90 डिग्री। तो मैं तुम्हें समझाता हूं बेसिकली सारी सिचुएशन है क्या। मैं एक नई अपनी बनाऊंगा, ये डायग्राम मुझे थोड़ा पर्सनल इतना पसंद नहीं आता। तो कुछ ग्रेजिंग एंगल का मतलब ये जो लाइट है ये सरफेस को नियरली, ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये जो लाइट है ये सरफेस को नियरली ग्रेज कर रही है। तो मतलब ग्रेजिंग एंगल का मतलब बहुत सिंपल होता है कि इट इज बेसिकली गोइंग एट एन एंगल ऑफ यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है, सरफेस को बिल्कुल ये ग्रेज कर रही है। अब यहाँ पे किसी भी हाइट पे, अगर मान लो कोई भी एक हाइट हम ले लें, है ना, और हाइट जो है मान लो इसकी अगर हम ले लें y, है ना, इस सरफेस इसकी हाइट अगर मैं ले लूं y, तो इस हाइट पे जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा म्यू, मुझे उसकी वैल्यू गिवन है, दैट इज k y raised to 3/2 + 1 की पावर हाफ। और k की वैल्यू जो है वो 1 है, k की वैल्यू जो है विनय सर वो 1 है। तो अगर आप k की वैल्यू 1 पुट करें तो इट इज y raised to 3/2 y raised to 3/2 + 1, इस सारे की पावर हाफ, इस सारे की पावर हाफ, है ना। तो आप देख सकते हैं y की पावर 3/2 + 1, इस सारे की जो पावर है मेरे बच्चों, इस सारे की जो पावर है वो हमारी हाफ आ जाएगी। ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, एक हमें k की वैल्यू 1 गिवन है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो बेसिकली चेंज हो रहा है, इट इज बेसिकली वेरिएबल। तो वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक अपने आप में बड़ा धांसू कंसेप्ट है, ठीक है, जो आपसे पूछा जाता है। और याद रखिए, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरिएबल हो तो जो लाइट है वो एक कर्व्ड ट्रैजेक्टरी फॉलो करती है, और हमारा यही सवाल है कि y एज अ फंक्शन ऑफ x क्या है, व्हाट इज द ट्रैजेक्टरी ऑफ लाइट। मतलब ये पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी है, क्यूबिक है या कुछ और है। तो अगर आप सवाल देखेंगे मोटा मोटा यही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर जो भी है हमारा, जो एयर का 1 है, तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ द राइट, है ना। तो ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन मुझे बेसिकली निकालनी है। तो कंसेप्ट मैं आपके सामने बेटा रख देता हूं, जब भी कभी वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन है, ये रूल याद रखना, आपको सबसे पहले स्नेल्स लॉ लगाना है एंट्री पॉइंट पे और किसी एक जनरल पॉइंट पे। अगर मैं किसी जनरल पॉइंट की बात करूं तो आप बेटा जानते होंगे कि नॉर्मल जो होगा यहाँ पे वो भी कुछ ऐसा सा ये सरफेस पे नॉर्मल होगा। और अगर मैं यहाँ पे लाइट को थोड़ा सा मान लो एक्सटेंड करूं, तो यहाँ पे जो नॉर्मल के साथ एंगल आएगा वो आएगा हमारा एंगल आर। ये जो एंगल आएगा ये एंगल आर आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे स्नेल्स लॉ आपका लगाऊं तो 1 × sin of 90 डिग्री, 1 × sin of 90 डिग्री, है ना। 1 यहाँ पे एयर है, दिस साइड वी हैव एन एयर, तो 1 × sin 90 इज इक्वल टू, इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा म्यू है, इनटू साइन ऑफ द एंगल विद द नॉर्मल, म्यू × sin r, म्यू × विनय सर sin r। तो ये हमारा 1 आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू म्यू sin r, sin r की वैल्यू जो आ जाएगी यहां से बेटा हमारी सॉल्व करके 1/μ आ जाएगी, sin r हमारा 1/μ आ जाएगा, ठीक है। एक तो आपको स्नेल्स लॉ लगाना आता है। अब आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर स्नेल्स लॉ जो होता है वो तो हमारा मतलब इमीडिएट जैसे मीडियम के इस तरफ लगेगा, है ना, मतलब ये यहाँ पे और यहाँ पे कैसे लगेगा। तो आपको आई होप ये बेटा बात अच्छी तरह से बताओ कि स्नेल्स लॉ जो होता है ना, जरूरी नहीं है कि तुम्हें इमीडिएट एंगल्स पे लगाना है। तो अगर मान लो एक लाइट गई है, ऐसे गई है, फिर ऐसे गई है, फिर ऐसे गई है, फिर ऐसे गई है और फिर ऐसे गई है, तो डिफरेंट एंगल्स अगर हमारे लाइट के जा रहे हैं
तो ये एंगल अगर मान लो हमारा R1 है, ठीक है, फिर ऐसे ही हमारा ये वाला जो आगे एंगल है, मान लो ये हमारा एंगल R2 है, फिर ऐसे ये वाला एंगल भी R2 आ जाएगा, फिर ये एंगल मान लो R3 है, तो ऐसे ही हमारा ये वाला जो एंगल आएगा, ये भी एंगल हमारा R3 आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाएं तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, यहाँ पे अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो μ1 है, यहाँ μ2 है, यहाँ μ3 है, तो कैसे लिखेंगे आप, μ1 इंटू साइन R1, μ1 इंटू साइन R1 यहाँ लगाएंगे। और अगले मीडियम में तो सीधा सा रूल होता है, जिस मीडियम में हो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन ऑफ द एंगल विद द नॉर्मल, तो μ1 इंटू साइन ऑफ द एंगल विद द नॉर्मल साइन R1। ऐसे दूसरे मीडियम में μ2 इंटू साइन ऑफ द एंगल विद द नॉर्मल दैट इज साइन R2, और ऐसे ही तीसरे में μ3 इंटू साइन R3, μ3 इंटू साइन R3। तो अगर आप इस तरह से चलेंगे, मतलब जिस मीडियम में हो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन ऑफ द एंगल विद द नॉर्मल जो है ये सदैव इक्वल होता है। तो इससे तुम्हें ये भी पता लगता है कि μ1 साइन R1 μ3 साइन R3 के बराबर है। तो यहां पर और यहां पर भी स्नेल्स लॉ लग सकता है। तो वही वाली बात मैं आपको यहां बता रहा हूं कि स्नेल्स लॉ आपका यहां पे भी लग जाएगा, मतलब ये जो है कि स्टार्टिंग पॉइंट और ये वाला जो पॉइंट है, इन दोनों के बीच में भी आपका लग जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको स्नेल्स लॉ लगाना है। ठीक है, जब भी वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एक जनरल पॉइंट पे और एक एंट्री पॉइंट पे। और अब इसके आगे वाला काम क्या करना है आपको, अगर बेटा मैं इस रे को थोड़ा सा एक्सटेंड करूं, तो अगर यार ये एंगल हमारा वर्टिकल के साथ आ रहा है तो ये एंगल हमारा 90 माइनस आर है, और ऐसे ये जो एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ आ जाएगा दिस इज ऑल्सो 90 माइनस आर। तो अगर हम थोड़ा सा भी अगर यहाँ पे बेटा अगर हम थोड़ी सी भी बुद्धि लगाएं, अगर दिस एंगल इज 90 माइनस आर, दिस एंगल इज ऑल्सो 90 माइनस आर, तो अगर आप थोड़ी सी भी बुद्धि लगाओ कि यार ये जो ट्रेजेक्ट्री है, ये जो लाइन है, ये उसको टेंजेंट का काम कर रही है। तो आप अगर थोड़ा सा भी यहां पे बेटा बस समझें, इतनी सी बात अगर आप समझ आते हैं, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर मैं तुमसे पूछूं कितनी है विनय सर, इट इज tan ऑफ द एंगल, है ना, विद द हॉरिजॉन्टल दैट इज tan ऑफ 90 माइनस आर। तो अगर आप देखोगे ये एक कर्व है, और इस कर्व के किसी एक पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट बनाऊं तो टेंजेंट की जो स्लोप होगी वो होगी 90 माइनस आर, और ये जो स्लोप 90 माइनस आर होती है, किसी भी पॉइंट पे जो स्लोप होती है उसे मैं क्या लिखता हूं, dy बाई dx। सीधी सी बात है, कोई भी अगर एक कर्व है मेरे भाई, ध्यान से समझो, कोई भी एक, है ना, समझ में आ गया ना, हाँ वेरी गुड शिवम कह रहे, तो कोई भी अगर एक कर्व है बेटा, ये सिंपल सी कॉमन सेंस है, ये बेसिक मैथ्स है। तो कोई भी अगर एक कर्व है, कर्व के किसी भी पॉइंट पे अगर बेटा मैं मान लू टेंजेंट है, तो उस टेंजेंट की जो स्लोप होती है, उस टेंजेंट की जो स्लोप होती है वो होती है tan थीटा, और उसे हम क्या लिखते हैं, उसे हम लिखते हैं विनय सर dy बाई dx। तो वही मैं यहाँ पे कर रहा हूं। अब यहाँ पे जो थीटा है वो 90 माइनस आर है, बिकॉज ये एंगल आर है तो ये 90 माइनस आर, तो ये एंगल हमारा 90 माइनस आर। तो मुद्दे की बात, हमारा यहाँ पे dy बाई dx जो है वो tan ऑफ 90 माइनस आर है। अब मैं आगे लिख देता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। dy बाई dx जो है वो tan ऑफ 90 माइनस आर है मेरे भाई, और बेटा tan 90 माइनस आर जो होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा cot r, वो होगा हमारा cot r। और साइन आर की वैल्यू आप जानते हो 1 बाई म्यू, साइन आर की वैल्यू मैं जानता हूं 1 बाई म्यू, साइन ऑफ आर जो है ये 1 बाई म्यू है, इट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर आप यहां से बेस की वैल्यू निकालें तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो इट इज अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1, रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो यहां से अगर मैं कॉट आर की वैल्यू निकालूं, यहां से अगर मैं कॉट आर की वैल्यू निकालूं तो इट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो इट इज अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1 बाई 1, रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1 बाई 1। तो मैं अगर यहां से थोड़ी सी भी बुद्धि लगाऊं तो ये आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू कॉट आर, और कॉट आर की वैल्यू मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो यहां से अगर बेटा इससे सॉल्व किया जाए अंडर रूट ऑफ म्यू का स्क्वायर, तो अगर म्यू का स्क्वायर किया जाए, म्यू का स्क्वायर किया जाए तो ये रूट खत्म हो जाएगा, y की पावर 3/2 प्लस 1 बन जाएगा, y की पावर 3/2 प्लस 1 बन जाएगा, म्यू स्क्वायर माइनस 1, म्यू स्क्वायर माइनस 1, और ये 1 से 1 मेरा कट जाएगा, 1 से 1 मेरा कट जाएगा, और ये आपका निकल आएगा dy बाई dx इज इक्वल टू y रेज टू पावर 3/4। ठीक है, dy बाई dx इज इक्वल टू y रेज टू पावर 3/4। तो दिस यू गाइस विल गेट। और अब इससे बेटा इसको आगे सॉल्व करना बहुत ही आसान है, यहां से सॉल्व करना चीजें बहुत ही ज्यादा आसान है। अगर मैं उसको उसके नीचे ले जाऊं और उसको मैं इधर ले आऊं तो y की पावर माइनस 3/4 इंटू डी वाई इज इक्वल टू dx। ठीक है जी, बहुत सीधी सी बात है, y की उसको नीचे ले जाओ, y की पावर माइनस 3/4 इंटू डी वाई इज इक्वल टू dx। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ पकड़ के इसे इंटीग्रेट करो। y की पावर माइनस 3/4 का जो अगर आप इंटीग्रेशन देखोगे तो ये आ जाएगा y की पावर माइनस 3/4 प्लस 1, और ये जो न्यू पावर है एक पावर बढ़ा दो, और ये जो न्यू पावर है 1/4 उससे डिवाइड कर दो, dx का इंटीग्रेशन आ जाएगा x। और ये अगर आप बेटा थोड़ा सा भी बुद्धि लगाओ, देखो यहां से अगर इसको थोड़ा सा भी अगर आप समझ पाए हो तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है।
ठीक है जी, आप यहाँ पे देख सकते हो ये आ जाएगा y की पावर 1/4, 4 ऊपर आ जाएगा, तो 4 टाइम्स y की पावर 1/4 इज इक्वल टू x, और अगर आप y की वैल्यू निकाल लो तो x/4 आ जाएगा और उसकी पावर 4 आ जाएगी, 1/4 को उधर लेके जाओगे तो 4 आ जाएगा, तो y की वैल्यू सॉल्व करके आएगी x की पावर 4/256। तो ये ना ही पैराबोला है ना ही क्यूबिक है, ये बेसिकली एक फंक्शन है पॉलिनोमियल जो कि y इक्वल टू x की पावर 4 पे डिपेंड करता है। मजा आया तो बल्ले बल्ले कर दो, मजा आया तो बल्ले बल्ले कर दो। तो फाइनल आंसर आपका आएगा y की पावर है ना, y की पावर कहां गया अपना, y की पावर x, हाँ ये वही वाला, तो ये आंसर फाइनल है अपना, y इज इक्वल टू x की पावर 4/256 बच्चों। तो ये है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में। फिर एक बार बेटा रिपीट कर दूं, ये एडवांस का किसी जमाने में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था, ऐसे सवाल कई साल देखने को मिले हैं वेरिएबल इफेक्टिव इंडेक्स के, इनमें डरना नहीं होता, बड़े सिंपल 2 स्टेप प्रोसेस है। स्नेल्स लॉ लगाओ फर्स्ट स्टेट पे और इंटरमीडिएट स्टेट पे, एक जनरल इक्वेशन मिलेगी, उससे आपको साइन आर की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है जी, और उसका अगर टेंजेंट बनाए हम तो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल जो आएगा वो 90 माइनस आर आएगा, तो जो स्लोप होगी वो होगी dy/dx दैट इक्वल टू tan ऑफ 90 माइनस आर। ठीक है, बस एक आपको ये लिखना है, बाकी रीअरेंज करना है और आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है जी, हाँ बेटा k की वैल्यू 1 गिवन है, बच्चे कह रहे k कहां गया, k की वैल्यू बेटा 1 गिवन है, क्वेश्चन में डेटा, ये आगे यूनिट्स है, इसको छोड़ दे, ये यूनिट्स है, ये छोड़ दे, तो k की वैल्यू जो है वो 1 है, k इज अ कांस्टेंट। ठीक है, ऐसे टाइम पास दिया हुआ और कुछ नहीं है। चल ठीक है भैया, ये हमारा पहला सवाल है, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। ये सवाल जेईई एडवांस 2022 का सवाल है। ठीक है जी, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ जेईई एडवांस 2022। इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, आइए मैं आपके समक्ष इसे डिस्कस करता हूं। बहुत ही प्यारा सवाल है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या है, आपके पास 2 कन्वेक्स लेंस है, एक ये वाला और एक प्लेनो वाला, एक बाई कन्वेक्स लेंस है, एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, और डिफरेंट ऐसे ये मैच द कॉलम वाला सवाल है। और मैं आपको यहां तक बता दूं कि 2022 जो था वो एक टफ ईयर था, और टफ ईयर के अंदर मैं आपको बस दिखाना ये चाहता हूं कि मैच द कॉलम, कल मैंने वैसे एक स्ट्रेटेजी की भी थी ये वाली कि हाउ टू अटेम्प्ट दी जेईई एडवांस पेपर, तो जिस बच्चे ने नहीं देखी उसे देख लेना। और मैंने ये बात उसमें बताई थी कि यूजुअली टफ पेपर के अंदर भी इंटीजर्स वाले सवाल और मैच द कॉलम वाले सवाल डुएबल होते हैं। तो आप देखो टफ पेपर में ऑप्टिक्स का जो क्वेश्चन था 8 नंबर का, ये बहुत आसान था और डुएबल था। ठीक है, तो आपको यहां पे गिवन है कि ये लिस्ट 1 है, ये लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है, इमेज ऑब्जेक्ट कंडीशंस हैं, एंड फोकल लेंथ आर इंडिकेटेड इन द फिगर्स, इन ऑल द केसेस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द फर्स्ट लाइन। तो सभी केसेस में जो ऑब्जेक्ट है, सभी केसेस में जो ऑब्जेक्ट है वो लेंस से आपका 20 सेंटीमीटर पे है, वो लेंस से आपके 20 सेंटीमीटर पे है। ठीक है, तो चलिए मैं इसे करता हूं डिस्कस। ठीक है, तो आइए मैं एक एक करके आपके समक्ष रखता हूं। सबसे पहली बात, अगर मैं यहां पे आपसे डिस्कस करूं, आपको इमेज की लोकेशन बतानी है। तो ये देखो, ये ऑब्जेक्ट है, ये 20 सेंटीमीटर पे है। तो सबसे पहली बात बेटा, ये देखो, ये लेंस है, ये लेंस की फोकल लेंथ बेसिकली 10 सेंटीमीटर है। तो बेसिकली ये लेंस के फोकस से 2f पे खड़ा है, बेसिकली फोकस पे है। अगर फोकस पे होता ऑब्जेक्ट तो रेस बेसिकली पैरेलल हो जाती, और अगर हमारा ऑब्जेक्ट 2f पे खड़ा है तो ये बात सबको पता है कि इमेज भी जो बनती है वो 2f पे बनती है। तो इमेज भी जो बनती कन्वेक्स लेंस से, जो फर्स्ट इमेज हमारी बनती I1, वो कितने डिस्टेंस पे बनती विनय सर, वो इससे 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बनती। ठीक है, अगर ये 20 है, 2f है, तो फाइनली 2f पे उधर इमेज बन जाती। पर बीच में कौन आ गया, बीच में एक और लेंस आ गया। तो अगर आप थोड़ी सी भी बुद्धि लगाएं, ये वाला जो लेंस है, ये वाला जो लेंस है हमारा, ये लेंस एक्चुअली अगर आप देखें, इसमें ये जो इमेज बन रही है, ये इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, ये इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। तो अगर मैं यहां पे आपके लिए फिर लेंस फॉर्मूला लगाऊं, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, है ना। अगर हम ये वाला फॉर्मूला दोबारा लगाएं, लेंस वाला फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, तो आप यहां पे पाएंगे कि वो जो इमेज है वो एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। ठीक है ना, ये जो इमेज यहां पे बनी है, ये जो इमेज यहां पे बनी है, ये इस लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। कारण उसका बहुत सिंपल है। क्या कारण है? कारण उसका बेटा बहुत ही सिंपल है। अगर आप इस लेंस को यहां पे देखें, इस लेंस की वजह से ये जो रेज हैं यहां पे मीट नहीं कर पाई। तो अगर किसी, है ना, एक लेंस पे या एक मिरर पे रेज अपीयर टू कन्वर्ज करें, मतलब एक पॉइंट पे कन्वर्ज करें बिफोर ऑप्टिकल फिनोमेना, मतलब अभी टक्कर मार के लाइफ ने वापस आना है या अंदर उसको क्रॉस करके जाना है, तो अगर रेज किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज करें तो हमारा जो ऑब्जेक्ट बनता है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनता है, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए यू पॉजिटिव होता है। तो अगर आप वैसे भी देखो, इसके लिए ये इंसिडेंट रे है, अब हमारा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है। तो दिस इज बेसिकली वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए यू पॉजिटिव होता है, ये बात याद रखिए, एंड दैट इज इक्वल टू 1/f। और f की वैल्यू जो आ रही है
वो हमें गिवन है, दैट इज +15। इसको उधर ले जाओ तो v की वैल्यू आ जाएगी 15/2 एंड इट इज +7.5 सेंटीमीटर। v की वैल्यू जो आ जाती है वो आ जाती है +7.5 सेंटीमीटर। और इसका अगर आप अर्थ देखें तो +7.5 सेंटीमीटर का मतलब ये फाइनल जो है ये हमारा यहाँ पे इमेज बन जाएगा एंड दैट इज I2। दिस इज द फाइनल इमेज, ठीक है जी। और अगर आप ये वाला डिस्टेंस देखें, ये वाला अगर आप डिस्टेंस देखें, है ना, ये वाला अगर आप डिस्टेंस देखें, ये हमारा निकल के आता है कितना, 7.5 सेंटीमीटर। ये वाला डिस्टेंस अगर आप देखें ये कितना निकल के आता है, 7.5 सेंटीमीटर। तो पहला जो पार्ट है हमारा वो यही है ना, कि फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट 7.5 सेंटीमीटर ऑन द राइट साइड ऑफ द लेंस। तो डेफिनेटली इसका P बनता है, इसका P बनता है। तो देखो P ऑप्शन यहाँ पे पूरी आपकी मैच हो रही है। मेरी बात समझ गया? तो P ऑप्शन तेरी पूरी मैच हो रही है। अच्छा, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं तो एक बार ऑप्शन पे नजर मार। फर्स्ट का जो P है वो यहां आ रहा है, फर्स्ट का Q रिजेक्ट हो गया, फर्स्ट का P यहां आ रहा है और फर्स्ट का T ये भी रिजेक्ट हो गया। समझ गया? तो तू देख जरा थोड़ा सा स्मार्ट वे भी तुझे मैं बता रहा हूं, तुझे सारे पार्ट करने की जरूरत ही नहीं है। तो तुरा A और C में एक ऑप्शन सही है। अब सेकंड सॉल्व मत कर, पहले चेक कर, सेकंड का R, सेकंड का T, तो सेकंड से आंसर आ जाएगा। सेकंड को सॉल्व करके तू एलिमिनेट कर पाएगा। मान ले यहां भी R होता, यहां भी R होता, तो फिर सेकंड को सॉल्व ही मत कर, क्योंकि सेकंड से एलिमिनेट तो होगा नहीं, फिर थर्ड वाले को सॉल्व कर ले। तो जहां पे फर्दर अलग अलग आंसर आ रहे हैं उस पार्ट को डायरेक्ट सॉल्व कर, ठीक है, टाइम बचता है अपना। तो ऐसे ही मेरे भाई अगर मैं सेकंड को भी देखूं, अब सेकंड वाला जो है डायग्राम वो ये वाला डायग्राम है। अब इसका इमेज निकाल लें, बस इतना ही फर्क है, आगे कंकेव लेंस है, आगे कंकेव लेंस है। तो आइए मैं ये भी आपके लिए सॉल्व कर देता हूं। सेकंड वाला हमारा ये है। तो भाई देख, बहुत सिंपल सी बात है, ये 2f पे खड़ा है, इमेज हमारी सेम सिचुएशन है, 2f पे ही बनेगी। तो इमेज जो बनेगी I1 वो 2f पे बनेगी। और इसका इसके साथ जो गैप होगा, इसके साथ जो गैप होगा वो गैप कितना होगा हमारा, 15 सेंटीमीटर का जो गैप होगा वो होगा हमारा कितना, है ना। तो ये 20 सेंटीमीटर है, तो 20 सेंटीमीटर राइट साइड पे बेसिकली इमेज बनेगी, 20 सेंटीमीटर राइट साइड पे इमेज बनेगी। ये होगा हमारा 5 और वो होगा हमारा कितना, 15 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो अब वही वाली सेम सिचुएशन यहाँ पे है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v माइनस 1/u, u की वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी, +15 इक्वल टू 1/f, f की वैल्यू आ जाएगी -10। मेरी बात समझ गए? तो अगेन यहाँ पे अगर आप देखोगे ये हमारी इंसिडेंट रे है, दिस इज माय इंसिडेंट रे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो हमारा इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में आप मेजर कर रहे हो, तो +15 लोगे, 1/f, f की वैल्यू -10। तो अगर आप यहाँ पे 1/v की वैल्यू देखो, 1/15 माइनस 1/10, ये आ जाएगा 30, आ जाएगा 2 - 3 -1/30 इज इक्वल टू 1/v। सॉल्व करिए, v की वैल्यू -30 सेंटीमीटर निकल आएगी। तो आप सॉल्व करें, v इज -30। अब -30 का मतलब क्या है कि इंसिडेंट रे के ऑपोजिट। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा भी देखेंगे, ये रे कुछ ऐसे करके आपकी बाहर की तरफ निकलेगी। और अगर मैं यहां से इसको पूरा रीट्रेस करूं, है ना, ये रीट्रेस करूं, ये जो भी है फाइनल इमेज जो हमें यहाँ से दिखाई दे रही है, जो भी है, ये देख ले डायग्राम थोड़ा, ये पीछे की तरफ बेसिकली रीट्रेस होगी, वो 30 सेंटीमीटर आएगी। तो कहने का मतलब कि सेकंड में 30 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड पे आएगा, ठीक है। तो फाइनल इमेज जो है वो 60 सेंटीमीटर पे है, ये गलत हो गया, 30 सेंटीमीटर ऑन द लेफ्ट ऑफ द लेंस। तो मेरी बात समझ गया? तो ये आएगा R। तो इसका जो होगा सेकंड वाले का जो आएगा वो R आएगा, बेसिकली मोटी मोटी बात आएगा, वो हमारा R आएगा। तो सेकंड का R आएगा, तो सेकंड का R ये सही हो गया, ये वाला आपका रिजेक्ट हो गया। तो फाइनल आंसर मेरे भाई आएगा A। इससे स्मार्टनेस कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ फुल फ्लेज्ड स्मार्टनेस। तुझे सारे पार्ट सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, तो सॉल्व कर, बाकी करने के लिए आंसर्स मैंने सभी पार्ट्स के डाल दिए, सॉल्व करके तरफ फाइनल आंसर जो है वो ए ऑप्शन निकल आएगा, ठीक है। तो ऐसे बच्चों अगर आप क्वेश्चंस को अटैक करेंगे तो बहुत बेनिफिट मिलेगा। ये मल्टीपल, एक लेंस से दूसरे लेंस में जाना, ये मल्टीपल रिफ्लेक्शंस जो होती हैं मेरे भाई, ये मतलब डिफरेंट एक लेंस दे दिया, एक मिरर दे दिया, जैसे ग्लास वाली, ये काफी फेमस कैटेगरी है, ठीक है। तो एक हमने कर ली है मैच द कॉलम के अंदर, ये वाले है ना मल्टीपल, दो ऑब्जेक्ट्स। एक मैं आपको 3 वाला करवा देता हूं, ठीक है, एक मैं आपको 3 वाला करवा देता हूं। इसके बाद एक मैंने और रखा है जस्ट आपको दिखाने के लिए कि ये बड़ी फेमस वैरायटी होती है, ये आती है ना, जे एडवांस के अंदर हर साल आती है। जैसे ये 2022 में आया, ये 2023 में आया, ये अपन सॉल्व करते हैं। एक फिर आपको और रखा है मैंने आगे, वो आपका होमवर्क है, वो आप अपना ट्राई करना, ठीक है। तो चलो अपन कर लेते हैं, इसको खत्म करते हैं। इसके अंदर यार थोड़ा सा ये क्वेश्चन स्लाइटली बेटर है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट इमेज पे कोइंसाइड कर रही है, ऑब्जेक्ट इमेज पे कोइंसाइड कर रही है। और अगर आपको याद हो, ऑब्जेक्ट इमेज कोइंसाइडिंग बड़ी एक फेमस कैटेगरी है, जो मैं हर बार आपको बोलता हूं, जे एडवांस के अंदर पूछी जाती है। और ये तब होती है जब फाइनल इमेज एंड में 90 पे हिट करे, क्योंकि जब कोई भी इमेज फाइनली, अगर कोई भी रे फाइनली 90 पे हिट करती है तो सारा पाथ रिट्रेस करती है और फाइनली इमेज ऑब्जेक्ट पे कोइंसाइड कर जाती है। तो मैं एक बार आपको क्वेश्चन पढ़ा देता हूं। आपके सामने यार ये एक अरेंजमेंट है, 2 कनकेव मिरर्स हैं, M1 एंड M2, ठीक है।
और दो मिरर्स हैं M1 और M2 मेरे दो मिरर्स हैं बाय अ कन्वेक्स लेंस। ये बीच में कन्वेक्स लेंस है प्रिंसिपल एक्सिस पे शोन इन द फिगर। द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 10 सेंटीमीटर। तो ये जो लेंस है, आइए मैं थोड़ा यही बना देता हूं। इस लेंस का जो फोकल लेंथ है वो हमारा 10 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ जो है विनेसर वो हमारा कितना है? द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 10 सेंटीमीटर। ये लेंथ की जो फोकल लेंथ है ये 10 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ M1 एंड M2 आर 20 एंड 24। तो ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है हमारा, ये जो R1 है ये हमारा 20 सेंटीमीटर है और इधर जो हमारा रेडियस है R2 ये हमारा 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो रेडियस R 20 एंड 24 सेंटीमीटर, ये आपको बात पता होनी चाहिए। द डिस्टेंस बिटवीन L एंड M2 इज 20 सेंटीमीटर। ये L और M2 के बीच का जो डिस्टेंस है ये हमारा 20 सेंटीमीटर है। और साथ ही साथ आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द मिड पॉइंट बिटवीन L एंड M2। तो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है हमारा, ये बेसिकली यहां कहीं रखा है हमने। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है हमारा O, है ना, L और M2 के बीच में मैंने एक ऑब्जेक्ट यहां रख दिया। ठीक है, और आपसे पूछा गया है ना, तो अच्छा ये अगर रखा गया तो मतलब ये जो डिस्टेंस होगा हमारा ये होगा हमारा 10 सेंटीमीटर और डेफिनेटली ये भी होगा हमारा कितना 10 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा गया व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन L एंड M1। तो ये जो L एंड M1 के बीच का ये जो डिस्टेंस है, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज x। इस x की वैल्यू को पूछा गया ये x कितना है। ठीक है, तो x को वो जानना चाह रहा है कुछ समथिंग अपॉन 7, तो n/7 सेंटीमीटर के फॉर्म में पूछा जा रहा है कि n की वैल्यू क्या होगी। बेसिकली x की वैल्यू आपको मोटी मोटी निकालनी है और किस कंडीशन में निकालनी है कि इमेज कोइंसाइड करे, इमेज कोइंसाइड करे। ठीक है, तो देखो यार क्वेश्चन फुली जे एडवांस की स्पिरिट का सवाल है। कैसे? अब इस ऑब्जेक्ट से लाइट इस लेंस पे निकल के इस मिरर पे जा सकती है और फिर वापस आपका इमेज कोइंसाइड हो सकती है। एक तो ये केस बनता है, फिर ऐसे इधर से जाके हिट करके फिर इधर से हिट करके फिर इधर से हिट करके वापस कोइंसाइड कर सकती है। ये 2-3 केसेस पॉसिबल है। अब यहां पे आइडियली तो एडवांस को थोड़ा सा बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, उसे कहना चाहिए कि यार आप राइट साइड पे कंसिडर करो या लेफ्ट साइड पे कंसिडर करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, बट ऐसा कुछ लिखा नहीं है। तो आपके लिए दोनों साइड्स एलिजिबल है, आप इधर से इधर भी रिफ्लेक्शन करो और इधर से इधर भी करो और देखो। ठीक है, तो ये अब आपको करना पड़ेगा, ये मेहनत है। मैं आपको सीधा कंक्लूजन बता देता हूं इस क्वेश्चन के अंदर। अगर आप इस ऑब्जेक्ट का इस साइड से पहले रिफ्लेक्शन डिस्कस करोगे तो कोई केस बनता ही नहीं है जिससे ये ऑब्जेक्ट इमेज पे कोइंसाइड कर दे। कोई केस एग्जिस्ट नहीं करता। तो आप करके देख लीजिएगा, आपका होमवर्क है। हाँ, जो केसेस बनते हैं वो बनते ही राइट साइड से हैं। तो आपको सबसे पहले जो केसेस बनते हैं वो आपको ये बनते हैं कि आपको सबसे पहले राइट साइड से डिस्कशन करनी चाहिए। ठीक है, वो करके देख लें। लेफ्ट साइड वाला केस बनता ही नहीं है कोई, तो अपन राइट पे फोकस करते हैं। तो सबसे पहले मेरे भाई आपको पता है आपको क्या करना है, आपको लगाना है मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f। लगा देते हैं 1/v + 1/u। u की वैल्यू कितनी है? -10। u की वैल्यू -10 है। इंसिडेंट समझ लो, यहां से अब आपका ये पोल होगा तो इंसिडेंट रे के ऑपोजिट मेजर करोगे और फोकल लेंथ जो आएगी वो आएगी -12। फोकल लेंथ जो निकल के आएगी, अगर आप देखोगे 24 का हाफ करोगे तो 12 आ जाएगा, साथ में आप कर दोगे तो -12 आ जाएगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा 1/v = 1/10 - 1/12। 1/10 - 1/12। इसे आइए पूरा सॉल्व करते हैं आगे। 1/v = अगर आप पूरा इसको देखेंगे, ये आप सॉल्व करिए, आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 6 - 5। यहां पे अगर आप देखोगे तो 6 - 5, बेटा एक बार देख लो, ठीक कर रहा हूं, सॉरी 5 - 6 आ जाएगा, 5 - 6 आ जाएगा, 5 - 6 आ जाएगा। ठीक है जी, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो v की वैल्यू सॉल्व करके -60 सेंटीमीटर आ जाएगी। बेटा मैं कुछ गलत कर रहा हूं, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। हाँ, 6 - 5 करेंगे तो +60 आएगा, सॉरी, तो ये आपका +60 आएगा। एग्जैक्टली 6 - 5, तो ये आपका +60 सेंटीमीटर आ जाएगा। +60 का मतलब जो मेरी फाइनल इमेज बनेगी, वो इधर बनेगी। जो मेरी फाइनल इमेज बनेगी विनय सर, वो इधर बनेगी, आई बात। ठीक है, एक वैसे भी बेटा आप देखो जरा, यहां से अगर ये 60 सेंटीमीटर आ रहा है, यहां से अगर ये वाला हमारा थोड़ी स्पेस कम है उस तरफ, अगर यहां से हमारा 60 सेंटीमीटर आ रहा है तो मतलब ये डेफिनेटली आपको बात +60 आ रहा है, तो मतलब हाँ राइट साइड पे बनेगी, क्योंकि ये हमारा वैसे भी वर्चुअल इमेज बनना चाहिए। बिकॉज अगर आप देखोगे फोकल लेंथ इसकी 12 है और ये ऑब्जेक्ट जो है ये 10 पे खड़ा है, तो मतलब फोकल लेंथ के अंदर है। तो फोकल लेंथ के अंदर हो तो इमेज वर्चुअल बनती है और हमारी उस साइड पे बनती है और मैग्नीफाइड बनती है। बेसिकली मोटी मोटी बात आपकी ये है। ठीक है, चलो ठीक है विनय सर, बात आपकी समझ गए। तो यहाँ से जो रे है वो बेसिकली कुछ ऐसे होगी और ऐसा लगेगा कि यहाँ से निकल के आ रही है। और ये जो रे है ना, मैं थोड़ा सा डायग्राम अपनी जरूरत के हिसाब से ठीक कर लेता हूँ ताकि अपन थोड़ा सा अच्छे से डायग्राम बना पाए। ये रे ऐसे जाएगी और फिर ये ऐसे, और हमें लगेगा यहाँ से निकल के आ रही है, यहाँ से निकल के आ रही है।
ठीक है। तो अब इस लेंस के लिए टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, इस लेंस के लिए जो टोटल डिस्टेंस हो गया ये कितना हो गया, देखो जरा टोटल डिस्टेंस 20 + 60, तो टोटल डिस्टेंस जो आ जाएगा वो आ जाएगा 80 सेंटीमीटर। टोटल डिस्टेंस जो आ जाएगा विनेसर वो आ जाएगा हमारा 80 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इस लेंस के लिए इसे डिस्कस करूं, मैं अगर इस लेंस के लिए इसे डिस्कस करूं तो ये हमारा निकल के आएगा 1/v, सॉरी ये प्लस वहां, तो 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है ना। अगर मैं इसको लेंस के लिए सॉल्व करूं तो लेंस फॉर्मूला हम लगाएंगे 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f, 1/v - 1/u। अब u की वैल्यू आप लोगे कितनी, u की वैल्यू आप कितनी लोगे, दैट इज -80 इक्वल टू 1/f, और f की वैल्यू आप लोगे +10, f की वैल्यू सर आप लोगे +10, ठीक है। f की वैल्यू जो लोगे वो लोगे +10। तो मैं अगर इसे सॉल्व करूं, मैं अगर इसे सॉल्व करूं, सॉल्व करके ये वैल्यू कितनी बन जाती है आपकी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर मैं इसको उधर ले जाऊं 1/v इक्वल टू 1/10, 1/v इक्वल टू 1/10, और ये अगर मैं उधर ले जाऊं -1/80, -1/80, ये एलसीएम 80 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे हमारा ये 1 आ जाएगा, और v की वैल्यू सॉल्व करो तो सॉल्व करके +80/7 सेंटीमीटर आ जाएगी। v की वैल्यू जो आ जाएगी +80/7 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। तो फाइनल v जो आ रहा है, एक तो पॉजिटिव आ रहा है, फाइनल v पॉजिटिव का मतलब समझ रहे तो क्या है, फाइनल v का तो मतलब समझ रहे तो क्या है कि यहां पे फाइनली हमारी एक इमेज बनेगी I2, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, और ये जो इमेज बनेगी ये कितने डिस्टेंस पे बनेगी, प्लस का मतलब ये इंसिडेंट रे बन गई और 80/7 सेंटीमीटर पे बन गई, ठीक है, 80/7 सेंटीमीटर के ऊपर बन गई। अब यहीं पर असली कैच है, जरा ध्यान से सुनना। अब 2-3 केसेस बनते हैं। सबसे पहला केस, अगर मैं चाहता हूं कि मेरी इमेज इसी पे बने, तो रे जहां से जहां भी जा रही है वो फाइनली अगर किसी एंड में जाके मिरर को 90 पे हिट कर दे, किसी भी मिरर को 90 पे हिट कर दे, तो मेरे भाई वो जैसी आई है ना वो एज इट इज वापस भग लेगी, वो एज इट इज वापस भग के इसी पॉइंट पे इमेज बन जाएगी, इसी पॉइंट पे इमेज बन जाएगी। समझ गया मेरी बात को। तो अगर हमारी रे जैसी आ रही है 90 पे हिट करे और 90 पे हिट करके ऐसी की ऐसी वापस चली जाए, तो जहां पर आई है वो इमेज वहीं पर बन जाएगी आपकी, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम तो तुझे होना चाहिए कि यार ये अगर 90 पे हिट होती है तो हमारा ये जो पॉइंट होना चाहिए डेफिनेटली ये वाला, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होना चाहिए। और अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो ये वाला जो डिस्टेंस है इसके बीच में है ना, ये वाला जो डिस्टेंस है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर का इस मिरर से जो डिस्टेंस है ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो अगर हम टेक्निकली देखें ये 80/7 और 20, अगर x की वैल्यू निकाली जाए, x की वैल्यू निकाली जाए 80/7 + 20 अगर आप करें तो x आप सॉल्व करो, ये 220/7 सेंटीमीटर निकल आएगा। कितना आ जाएगा विनय सर, 140 + 80 करोगे तो 220/7 सेंटीमीटर निकल आएगा, ठीक है। तो सबसे पहला आंसर जो आपका बनता है n/7 में, तो फर्स्ट आंसर जो बनता है मेरा n की वैल्यू 220 बनती है, n की वैल्यू विनय सर 220 बनती है, ठीक है जी। एक हमारा ये केस बनता है, एक हमारा ये केस बनता है, ठीक है जी। अच्छा दूसरा केस भी मैं आपको दिखाता हूं, स्क्रीन पे आप लोग देखते रहे। दूसरा केस क्या बनता है, दूसरा केस ये बनता है कि अगर मान ले ये रे ऐसे गई, फिर उसके बाद ऐसे गई और फिर उसके बाद ऐसे आ रही है। ध्यान से सुनना, अगर मान ले ये फोकस है, ये वैल्यू तो सॉल्व करके बेटा अभी आपने निकाली है, ये वैल्यू आपकी निकल के आई है कितनी, 80/7, ठीक है। अगर मान लो ये पॉइंट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर की बजाय फोकस है, तो कोई भी रे जो फोकस से आती है वो हमारी एक्चुअली पैरेलल हो जाती है, और पैरेलल रे जो होती है वो दोबारा फोकस पे ही मीट करती है। और ये जो पॉइंट था हमारा ये फोकस पे पड़ा हुआ है। अगर आप टेक्निकली देखें ये हमारी जो है, ये हमारा जो है ये 10 सेंटीमीटर है ना फोकस, तो ये डिस्टेंस में 10 सेंटीमीटर, तो ये एक्चुअली फोकस पे पड़ा हुआ है, इस लेंस के फोकस पे पड़ा हुआ है ऑब्जेक्ट। तो टेक्निकली अगर आप देखो, अगर रे पैरेलल आ जाए तो रे फिर फोकस पे चली जाएगी, रे हमारी दोबारा फोकस पे चली जाएगी और हमारा इमेज ऑब्जेक्ट से कोइंसाइड कर जाएगा। तो एक ये भी केस बनता है यहाँ पे, इसमें बहुत सारे केसेस बनते हैं कि अगर ये हमारा फोकस होता, फोकस का मतलब अगर ये 20 सेंटीमीटर है तो ये होता हमारा 10 सेंटीमीटर, है ना, इसका रेडियस जो है वो 20 सेंटीमीटर है, तो ये होता 10 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू अगर आपसे पूछी जाती यहां से यहां तक की कि x कितना होता, तो आप सॉल्व करिए, x की वैल्यू आती 10 + 80/7, तो ये आप करोगे 70, ये आ जाएगा 150/7 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू 150/7 सेंटीमीटर आ जाएगी। और अगर आप n सॉल्व करें, यहां से n सॉल्व करें तो n की वैल्यू सॉल्व करके 150 आ जाएगी। तो n की वैल्यू एक 220 है, एक हमारी 150 है। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, जब जेईई एडवांस के प्रोफेसर्स ने इस क्वेश्चन को क्रिएट किया होगा, उन्हें भी आइडिया नहीं होगा उस टाइम पे कि इसके कितने केसेस बनते हैं। एक केस और बन जाता है, आइए मैं आपके साथ वो भी डिस्कस करता हूं। वो ये वाला केस है,
कि मान लो ये जो 80/7 है ना, ये पोल पे ही आ जाए, मतलब ये रे निकली और इमेज हमारी पोल पे ही बन गई, एग्जैक्टली पोल पे ही बन गई। मेरी बात समझ गया तू? मतलब यही डिस्टेंस हमारा 80/7 अगर जो था हमारा, अगर ये हमारा बन जाए, पोल पे ही बन जाए, तो आपकी लाइफ और चिल है। अगर आप पोल पे लाइट को हिट करते हैं तो एज इट इज ये रे ऐसे जाके ऐसे यहाँ पे आ जाती है ना, रे ऐसे यहाँ पे आ जाती है। तो अगर आप पोल पे लाइट को हिट करा दें तो लाइट एज इट इज आपकी वो चली जाती है। तो फाइनली यहां से अगर आप एक्स की वैल्यू निकालें तो दैट इज ऑल्सो 80/7 सेंटीमीटर। यहां से एक्स की वैल्यू, जो एन की वैल्यू निकल के आती है, एन की वैल्यू जो निकल के आती है वो 80 आती है, एन की वैल्यू जो निकल के आती है वो 80 आती है। ठीक है, तो क्या क्या आंसर एन के बनते हैं? एन के आंसर देखिए जरा, एक बनता है 150, एक बनता है 150, एक आपका बनता है एन का आंसर आपका बनता है 220, 150, 220 एंड 80, है ना। तो ये सारी वैल्यूज हैं जो आप बेसिकली क्रिएट कर सकते हैं, सॉल्व करके फाइनल। तो तीनों आंसर्स एनटीए ने एक्सेप्ट किए थे, ठीक है ना। इंटीजर के 3 आंसर्स बन गए। मजेदार आ गया? मजेदार आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो। तो बहुत सारे, जब उन्होंने क्वेश्चन क्रिएट भी किया था, तो मैं जब इसका डिस्कशन भी कर रहा था, मैंने तब भी ये बात बोली थी, क्रिएट तो कर दिया, बट ये मैं श्योर हूं कि इसका आंसर फर्स्ट टाइम एनटीए गलत देगा। ठीक है, सॉरी एनटीए नहीं, जेईई एडवांस वाले गलत देंगे कि वो कोई एक 220 आंसर दे देंगे। बट जब चैलेंज किया जाएगा, और एडवांस के प्रोफेसर बहुत जेन्युइन होते हैं बच्चा, और इन्होंने सारे आंसर एक्सेप्ट किए थे। ठीक है, तो और वो बहुत जेन्युइन है। अगर आपकी बात में दम है, कोई लॉजिक स्ट्रांग है, तो डेफिनेटली उसको चैलेंज किया जाता है और उसके ऊपर आगे बढ़ा जाता है। ठीक है जी। अब ऐसे ही एक बड़ा 2021 का ये सवाल है, बिल्कुल ऐसे 2 लेंस हैं, ये फेमस कैटेगरीज हैं, बहुत आती हैं, मैंने आपके लिए यहाँ पे बना के रख दी है। आप लोग ट्राई करिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, खुद से ट्राई करें, ज्यादा बेटर है। और ऐसे क्वेश्चंस को देखें, मतलब मैं दिखाने का पर्पज है, सवाल बहुत सारे आते हैं, आप लोग थोड़ा देखते जाए। आइए जरा थोड़ा लेटेस्ट ईयर में एंटर करते हैं। 2024 का एक क्वेश्चन आपको करवाता हूं। ठीक है, 2024 के अंदर ये सवाल आया है, बड़ा ही प्यारा सा सवाल है, और टिपिकल हार्डकोर एडवांस की स्पिरिट के ऊपर क्वेश्चन है। मतलब जिस तरह के सवाल जे एडवांस के अंदर पूछे जाते हैं उसके ऊपर सवाल है। एक बार सब बच्चे रीड कर लो, मैंने सर थोड़ा पानी पी लेते हैं, आप रीड कर लीजिए। हाँ जी, चलो आओ करते हैं भाई, डिस्कस करते हैं, आ जाओ फटाफट। देखो भाई, यस यस, इट्स अ ब्यूटीफुल वंडरफुल क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन अपने को। ए लाइट रेज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n एट एन एंगल थीटा नॉट। ठीक है जी, तो हमारी एक लाइट रे है, वो थीटा नॉट एंगल पे एक स्फीयर पे हिट कर रही है। ठीक है, तो मैं अगर यहां पे आपके सामने बनाऊं तो आइए जरा, ये एक हमारे पास स्फीयर है, और स्फीयर पे एक रे है, ये कुछ ऐसे करके आपकी इंसिडेंट हो रही है, और इसका जो एंगल है, हमारा यहाँ पे ये एंगल जो है हमारा, ये एंगल थीटा नॉट है, ये एंगल जो है ये थीटा नॉट एंगल है। ठीक है जी। A ray partially refracts into the sphere with angle of refraction phi naught। तो इसके बाद क्या हो रहा है, ये जो रे है ये इस स्फीयर के अंदर घुसती है, इसके अंदर घुसती है, और इसका जो एंगल है, ये वाला जो इसका एंगल है, ये एंगल है हमारा फाई नॉट, ये एंगल फाई नॉट है। तो सबसे पहले तो आगे मैं क्या पढ़ूंगा, मैं ये स्नेल्स लॉ लगाता हूं, 1 इंटू साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू एन, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो n है। ठीक है, n को म्यू को n के बराबर लिखा हुआ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अपन स्टेटमेंट में एक बार देख भी लेते हैं, n इंटू साइन फाई नॉट, ठीक है जी। ये हमारा मोटी मोटी बात कुछ ऐसी बन जाएगी, n इंटू साइन फाई नॉट। ठीक है, डन। अच्छा जी, एंड देन पार्शली रिफ्लेक्ट फ्रॉम बैक सरफेस। इसके बाद ये क्या हुआ, ये यहां से, मान लो अगर यहां पे इसे सिल्वर कर दिया जाए, इस सरफेस से फिर ये रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्लेक्ट करती है। और अगर आप यहां पे थोड़ी सी भी बात देखें, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमारा ऐसे करके नॉर्मल है,
अगर ये एंगल मेरे भाई फाई नॉट है, ये एंगल अगर फाई नॉट है तो ये एंगल भी हमारा फाई नॉट होगा और ये एंगल भी हमारा फाई नॉट होगा। और ठीक है जी, ये एंगल भी अगर हम देखें, ये एंगल भी अगर हम देखें ये एंगल भी अगर हम देखें, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये एंगल भी अगर हम देखें तो ये एंगल भी हमारा फाई नॉट है। दिस एंगल इज आल्सो फाई नॉट, ये एंगल भी हमारा फाई नॉट है। ठीक है, और इसके बाद ये रे जो होगी यहां से बाहर आ जाएगी, और अगर फाई नॉट पे इंसिडेंट हुई है तो ये एंगल भी हमारा बेसिकली थीटा नॉट होगा। सिमेट्री है, अगर थीटा से फाई हुआ है तो फाई से थीटा हो जाएगा। स्नेल्स लॉ तो आपका सेम ही लगेगा, है ना। यस विनय सर, तो मोटी मोटी कहानी हमारी जो है कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही है, और पार्शली रिफ्लेक्ट फ्रॉम द सरफेस एंड रिफ्लेक्टेड रे एमर्जेस आउट ऑफ द स्फीयर आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो फाइनल जो रे है ये हमारी बाहर आ गई, रिफ्रैक्शन करके बाहर आ गई। बेसिकली ये फिगर आपको दी हुई है। ठीक है, हाँ जी विनय सर। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे अपने को क्या कह रहे हैं, द टोटल एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ एमर्जेंट रे विद रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट रे इज अल्फा। तो टोटल एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो अल्फा के बराबर है। ठीक है, और कुछ ऑप्शंस आगे दी हुई हैं। और एक बार एक काम करते हैं, मैं आपको पहले एंगल ऑफ डेविएशन यहां से निकालना सिखाता हूं। आप पहले एंगल ऑफ डेविएशन देखिए। देखो ये इंसिडेंट रे है, डेविएशन का मतलब होता है ओरिजिनल पाथ से कितना डेविएट करके। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा बेटर है इस फाई नॉट को हटा दें कि ये एंगल हमारा बेसिकली फाई नॉट है, तो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो ये पहला एंगल आएगा डेल्टा वन। ये पहला एंगल आएगा डेल्टा वन। इंसिडेंट रे जा रही है, इंसिडेंट रे फर्स्ट एंगल से जो डेविएट होगी वो होगी हमारी डेल्टा वन। तो अगर मैं यहाँ पे डेल्टा वन की वैल्यू निकालूं, तो किसके बराबर आएगा डेल्टा वन, जल्दी बोलो सर। बड़ा सिंपल है, टोटल एंगल हमारा थीटा नॉट है, थीटा नॉट में से फाई नॉट निकाल दो तो थीटा नॉट माइनस फाई नॉट, ये मेरा फर्स्ट एंगल ऑफ डेविएशन आ जाएगा। इंसिडेंट रे अपने ओरिजिनल पाथ से डेल्टा वन एंगल बेसिकली बेंड कर गई। ठीक है जी, डन। अच्छा, दूसरी बात, अगर आप यहाँ पे देखें सेकंड वाला, अगर आप देखें ये हमारा अगर रे देखें, ये ऐसे जा रहा था, तो ये जो रे है ये अपने ओरिजिनल पाथ से इतना बेंड कर गई, ये फाइनली इस तरफ आ रही है। तो ये जो होगा हमारा सेकंड डेविएशन होगा वो होगा हमारा डेल्टा टू। तो अगर मैं डेल्टा टू की वैल्यू निकालूं तो दैट इज 180 माइनस 2i, और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो होगा हमारा फाई नॉट। तो आपको याद होना चाहिए, ये अगर रिफ्लेक्शन है तो रिफ्लेक्शन में जो डेविएशन पैदा होती है वो होती है 180 माइनस 2i। दिख भी रहा है आपको, है ना। ये देखो, ये 2 फाई नॉट है, और ये 180 डिग्री में से 2 फाई नॉट अगर आप निकाल दो तो ये हमारा वो वाला सेकंड डेविएशन आ जाएगा। दिस इज डेल्टा टू। और अगर मैं तुझसे पूछूं व्हाट इज द थर्ड डेविएशन, तो थर्ड डेविएशन तेरे सामने बेटा यहाँ पे तुझे दिख ही रही है। ये जो रे है ये एज इट इज ऐसे हमारी आगे चली जाएगी, और ये अगर आप थोड़ा सा भी बुद्धि लगाओ, ये बेसिकली हमारा जो है डेल्टा थ्री है। तो अगर आप डेल्टा थ्री की वैल्यू निकालो तो थीटा नॉट में से फाई नॉट अगर सब, क्योंकि देखो ये एंगल जो होगा ये वाला, ये एंगल हमारा फाई नॉट होगा, तो बेसिकली थीटा नॉट में से फाई नॉट निकाल दो तो बेसिकली थीटा नॉट माइनस फाई नॉट, ये हमारी आ जाएगी डेल्टा थ्री, ये हमारी आ जाएगी विनय सर डेल्टा थ्री। अगर हम एक सिंपल सा काम करें, नेट डेविएशन निकालें, मतलब सबको ऐड कर दो। नेट डेविएशन अगर मैं निकालूं, अगर सबको ऐड कर दूं, ठीक है ना, तो ऐड करके कितनी वैल्यू आ रही है, ये आ जाएगा आपका 180 माइनस थीटा नॉट प्लस 2 थीटा नॉट आ जाएगा, और 2 थीटा नॉट आ जाएगा, और ये आ जाएगा फाई नॉट 2 फाई नॉट माइनस 4 फाई नॉट। ये हमारी आ जाएगी बेटा नेट डेविएशन। और नेट डेविएशन को वो क्या कह रहे हैं, नेट डेविएशन इज अल्फा। ये जो है ये अल्फा के बराबर है। तो बेसिकली अल्फा का फॉर्मूला आगे ले जाता हूं, तो अल्फा इज 180 प्लस 2 थीटा नॉट माइनस 4 फाई नॉट, ये मेरा अल्फा आ जाएगा 180 प्लस 2 थीटा नॉट माइनस 4 विनय सर फाई नॉट। ठीक है, डन है। एक बच्चा पूछ सकता है कि सर आपने नेट डेविएशन सारी ऐड करके क्यों निकाली, ये भी आपको पता होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट वैसे बच्चों को लगेगा ऐड कर लो, बट ऐसा नहीं है, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। यहां पे अगर आप देखोगे पहली डेविएशन क्लॉकवाइज है, अगली भी क्लॉकवाइज है, उससे अगली भी क्लॉकवाइज है, तो टेक्निकली सारी डेविएशंस क्लॉकवाइज है, तो इसलिए आप ऐड कर रहे हो। अगर एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज हो तो फिर आपको एक सब्ट्रैक्ट करके दूसरे में अपना आंसर रिपोर्ट करना है। ठीक है, डन है। तो सारी क्लॉकवाइज है, उस हिसाब से आपको बेसिकली ऐड करके अपना आंसर जो होता है वो बेसिकली रिपोर्ट करना होता है।
और अब अगर मैं थोड़ा सा यहां पे पीछे आऊं, मैच द क्वांटिटीज मेंशन इन द लिस्ट 1 विद देयर वैल्यूज इन द लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे आइए जरा आपके साथ डिस्कस करता हूं क्या क्या यहां पे है कहानी। इफ n इज इक्वल टू 2 एंड अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री, यहां पे कुछ कुछ लिखा हुआ है आपका, तो कहां गया हमारा, हाँ n इक्वल टू 2 है। तो देखो एक तो हमारी ये इक्वेशन है, एक तो हमारी ये इक्वेशन है, और एक ये है साइन थीटा नॉट इक्वल टू n साइन फाई नॉट। साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू n साइन ऑफ फाई, n साइन फाई नॉट। ठीक है, साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू n साइन फाई नॉट, n साइन फाई नॉट। ठीक है, ये सिचुएशन है हमारी। तो अगर मैं यहां पे थोड़ी सी भी बुद्धि लगाऊं, कह रहा है इफ n इज इक्वल टू 2 एंड अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, n 2 के बराबर है और अल्फा 180 डिग्री है, n 2 के बराबर है, n 2 के बराबर है, n 2 के बराबर है, n इज इक्वल टू 2 और अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये मुझे फर्स्ट पार्ट की बात बता रहा है वो। ठीक है, इफ n इज इक्वल टू 2 अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री देन द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा नॉट। आपसे थीटा नॉट पूछा गया। ठीक है, तो थीटा नॉट पूछा गया, मुझे लगता है यहां से निकल जाएगा, कुछ कुछ सॉल्व करना पड़ेगा। तो 180 इज इक्वल टू 180 प्लस 2 थीटा नॉट माइनस 4 फाई नॉट। मैं जो यहां से समझ सकता हूं, ये देखो पूरा हमारा इसके साथ ये कट गया, तो 2 थीटा नॉट इक्वल टू 4 फाई नॉट, थीटा नॉट इज इक्वल टू 2 फाई नॉट, थीटा नॉट इज इक्वल टू 2 फाई नॉट। अब अगर ये वैल्यू मैं उठा के यहाँ पे पुट करूं तो साइन थीटा नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 साइन थीटा नॉट बाय 2 इंटू कॉस थीटा नॉट बाय 2। 2 साइन थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और n की वैल्यू भी 2 आ जाएगी। और यहां से साइन फाई नॉट अगर आप निकालेंगे, एक मिनट, एक काम कर लेते हैं, ये हमारा थीटा नॉट 2 फाई नॉट है। अच्छा, तो मैं एक काम करता हूं, इसको सॉल्व करता हूं, इसको यूज करते हैं, यहाँ पे इसको यूज करते हैं। देखो ये आ जाएगा साइन ऑफ 2 फाई नॉट, थीटा नॉट जो है वो 2 फाई नॉट के बराबर है, इज इक्वल टू 2 इंटू साइन फाई नॉट। इसको आगे ब्रेक कर लो, 2 साइन फाई नॉट कॉस फाई नॉट, और ये आ जाएगा 2 साइन फाई नॉट, 2 साइन फाई नॉट। तो अगर मैं यहां पे इसको थोड़ा सा देखो, साइन फाई नॉट कट गया, 2 से 2 कट गया, कॉस फाई नॉट हमारा 1 आ जाएगा, फाई नॉट की वैल्यू कॉस फाई हमारा 1 आ गया, और फाई की वैल्यू 0 होगी। अगर फाई 0 होगा, कॉस 0 जो होता है वो 1 के बराबर होता है। तो बेसिकली आपका फाई नॉट 0 आ जाएगा। तो मैं अगर यहाँ पे आपको देखूं तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो ये जो है P जो है वो 5 के बराबर है, P जो है वो 5 के बराबर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं P जो है वो 5 के, P3, तो ये कट गया, P जो है ये 5 है, ये 5 है। ठीक है, P 5 के बराबर आ जाएगा। डन। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है, अगर n √3 है और अल्फा 180 डिग्री है, n √3 और अल्फा 180 डिग्री है, n √3 है और अल्फा 180 डिग्री है। ठीक है, तो वही वाली बात। तो सेकंड पार्ट आइए सॉल्व करते हैं। तो अल्फा की वैल्यू है 180 प्लस 2 थीटा नॉट माइनस 4 फाई नॉट। तो अल्फा अगर हमारा कितना है 180 इक्वल टू 180 प्लस 2 थीटा नॉट माइनस 4 फाई नॉट, तो ये हिस्से कट गया, थीटा नॉट इज इक्वल टू 2 फाई नॉट, थीटा नॉट इज इक्वल टू 2 फाई नॉट। और ये जो है हमारा, ये जो है हाँ, और ये हमारा है n की वैल्यू √3 है, तो साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू n साइन फाई नॉट। तो साइन ऑफ थीटा नॉट इज इक्वल टू n साइन फाई नॉट। और मैं अगर यहां से थोड़ी सी भी अकल लगाऊं, ये देखो यहाँ पे आ जाएगा, थीटा नॉट की वैल्यू आ जाएगी 2 फाई नॉट, तो साइन ऑफ 2 फाई नॉट इज इक्वल टू n की वैल्यू √3 है इंटू साइन फाई नॉट। ठीक है, तो मेरे ख्याल से n की वैल्यू √3 दी है बेटा, देख लो। तो टिपिकल वो क्वेश्चन है ना, टिपिकल वो। अब देखो ऑप्शंस में पुट करके आंसर में निकालते जाओ, आंसर में पुट करके आंसर निकालते जाओ। तो सेकंड पार्ट भी अगर मैं सॉल्व कर लूं तो आप देखो यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन फाई नॉट कॉस फाई नॉट इज इक्वल टू √3 इंटू साइन फाई नॉट। तो मैं यहां से देख सकता हूं, ये साइन फाई नॉट कट गया, ये इसके नीचे आ गया, कॉस फाई नॉट इज इक्वल टू √3/2। तो कॉस ऑफ समथिंग अगर √3/2 है तो समथिंग की वैल्यू 30 डिग्री है।
समथिंग की वैल्यू 30 डिग्री है। तो समझ गया मेरी बात को, है ना। और अगर फाई नॉट 30 है तो थीटा नॉट की वैल्यू 60 आ जाएगी, वो उसका डबल है, ठीक है। तो ऑप्शन में तुझसे थीटा नॉट पूछा गया, ऑप्शन में तुझे थीटा नॉट पूछा गया, तो 60 डिग्री आ जाएगा। और जीरो भी वैलिड है बेसिकली, जीरो चलो वैलिड है ये। तो बेसिकली इसका जो बनेगा ये 2 बनेगा। तो आप देख लो बेटा, है ना, P का 5 है, Q का 2 है, P का 5 है, Q का 2 है, तो देखो Q का 1 रिजेक्ट हो गया, आगे सारे पार्ट करने की जरूरत ही नहीं है सॉल्व, ठीक है। तो समझ गया मेरी बात को। तो फिर वही बात मैं दोबारा प्रूव कर रहा हूं, टिपिकल हार्डकोर एडवांस की स्पिरिट का सवाल है, गंदी सी इक्वेशन बना के कैलकुलेशंस में पुट करके आपको आंसर निकालना है, और हर एक ऑप्शन अपने आप में इक्वेशन है, बट मैच द कॉलम के अंदर वी एट टाइम्स आर वेरी लकी दैट वी ओनली नीड टू सॉल्व द 2 पार्ट्स, ठीक है। और ये सवाल जो है ये हमारा 2024 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2024 का लास्ट ईयर का ये सवाल है। आप देख सकते हो कि यार ये जो क्वेश्चन है अगेन आपका ऑप्टिक्स के ऊपर पूछा गया है, ठीक है। हाँ अच्छा, बच्चे कह रहे लास्ट ऑप्शन चेक करिए, तो अब खैर चलो लास्ट ऑप्शन में तो बेटा फिर बहुत टफ है निकालना, मतलब 3 ऑप्शन में 4 है, तो कोई बेनिफिट होगा नहीं इसको करने का। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, सॉल्व किया हमने, सॉल्व करके हमारा फाइनल आंसर निकल आया, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बेटा। 2016 जो कि एक बहुत टफ ईयर था, तो उसका ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन करते हैं। इसे मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन बोल सकते हैं, बहुत एक्सट्रीम टफ भी नहीं है, बट हाँ ऑप्टिक्स के सवाल आप देखते हो कि यार बड़े इंजॉयमेंट के साथ वो सेट करते हैं, मतलब कुछ चीजें होती हैं बड़े प्यार के साथ कंडक्ट की जाती हैं। तो ऑप्टिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिसे बड़े ही प्यार के साथ बेसिकली कंडक्ट किया गया है जेईई एडवांस के अंदर हर साल हमेशा, ठीक है। ओके जी, तो चलिए शुरू करते हैं, आ जाओ। तो आपके सामने यार ये एक प्रिज्म है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट है एट एन एंगल अल्फा ऑन दी साइड PQ, तो अल्फा एंगल पे PQ साइड पे बेसिकली हिट कर रही है, और ट्रायंगुलर प्रिज्म है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है कितना, √2, ठीक है जी। और हमें कह रहा था लाइट अंडरगोस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन द प्रिज्म एट द फेस PR। तो PR ये जो लाइट है ये अंदर जाएगी, बेसिकली कुछ ऐसा सिचुएशन है, ये लाइट आ रही है, ये कुछ ऐसे लाइट आ रही है, ठीक है, ये लाइट आई और ये ऐसे आके ऐसे करके अंदर कहीं बेंड कर गई, है ना, ये लाइट आई, ये लाइट आई और ये ऐसे करके कहीं अंदर बेंड कर गई, और उसके बाद ये ना अंदर TI, ये लिखा हुआ है कि बड़ा बाउंड्री पे TIR हुई है, मतलब अगर TIR बाउंड्री पे हो तो आई गेस आपको ये बात पता होगी कि उस केस में जो रे होती है वो सरफेस को ग्रेज करती है। तो बेसिकली यहाँ पे जो हमारा एंगल होता है ये वाला एंगल 90 हो जाता है, और ये एंगल हमारा क्रिटिकल एंगल बन जाता है θc, ठीक है। ये सारा डेटा में लिखा हुआ है क्वेश्चन में, कुछ कुछ अगर आप देखो कुछ वर्ड्स यूज किए गए हैं। अल्फा इज मिनिमम वैल्यू, मिनिमम का मतलब जस्ट बेसिकली जो होगा इसका मिनिमम निकालना है, तो अल्फा का मिनिमम तब निकलेगा जब यहाँ पे भी मिनिमम एंगल होगा, तो मिनिमम एंगल फॉर TIR जो होता है वो क्रिटिकल एंगल होता है, ठीक है। तो ये सारा हमें कुछ दिया हुआ है। फटाफट अगर बेटा मैं आपको क्रिटिकल एंगल की वैल्यू निकालूं तो इट इज साइन इनवर्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। तो अगर आप इसकी वैल्यू देखेंगे तो साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 आ रहा है, क्योंकि इसका √2 है, बाहर एयर है, तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 45 डिग्री। तो बेसिकली ये एंगल जो मुझे दे दिया, ये कितना दे दिया इसने, 45 डिग्री, और ये एंगल थीटा है, अच्छा जी। और ये एंगल जो है हमारा, लेट्स से दिस एंगल इज R, ये वाला जो एंगल है हमारा, ये वाला, ये जो एंगल है हमारा, ये हमारा एंगल R है, दिस एंगल इज R, दिस एंगल इज R, ठीक है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं, ये फेस हमारा PR आ जाएगा, अल्फा इज वैल्यू द एंगल ऑफ थीटा, हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। अच्छा अल्फा का भी वैल्यू 45 गिवन है, अच्छा ठीक है, ये तो और अच्छी बात है, अल्फा का वैल्यू भी 45 गिवन है, तो अल्फा इज इक्वल टू दिस एंगल इज आल्सो 45 डिग्री। तो अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं तो 1 इंटू साइन 45 इज इक्वल टू √2 इंटू साइन R। स्नेल्स लॉ अगर लगाया जाए तो ये आ जाएगा आपका 1/√2 इज इक्वल टू √2 इंटू साइन R। इसको उठा के नीचे ले और साइन R की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, और साइन R अगर 1/2 है तो R की वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगी, R की वैल्यू 30 आ जाएगी। तो अगर आप यहां पे थोड़ी सी भी बुद्धि लगाओ, ये हमारा आ जाएगा 30 डिग्री, और अगर आप देखो ये एंगल हमारा 90 आ जाएगा, ये एंगल 90 आ जाएगा। और अब अगर आप थोड़ी सी बुद्धि लगाओ, ठीक है, आप अगर थोड़ी सी बुद्धि लगाओ, ये ट्रायंगल है मेरे भाई, ये इस ट्रायंगल में अगर आप जाएं तो आ जाएगा थीटा प्लस 90 प्लस R, 90 प्लस R और प्लस ये वाला एंगल। अब ये एंगल अगर 45 डिग्री है तो ये वाला जो एंगल होगा ये भी हमारा 45 होगा, है ना, क्योंकि ये पूरा 90 डिग्री है, तो ये 45 तो भी 45 प्लस 45 जो है ये 180 के बराबर है।
तो थीटा प्लस 90 प्लस आर, आर की वैल्यू आ जाएगी 30 प्लस 45, अगर आप देखोगे ये 180 आ जाएगा। तो यहां से बेटा थीटा सॉल्व करना, सॉल्व करके 15 डिग्री आ जाएगा। तो देख रहे हो क्वेश्चन 2016 जो कि एक बहुत टफ ईयर था, जो कि एक बहुत ही टफ ईयर था, उसका सवाल है और मॉडरेट लेवल का है, ठीक है। बिकॉज अगर ये मिनिमम अल्फा 45 आप समझ पाओ कि अगर ये मिनिमम एंगल है और बाउंड मतलब मिनिमम का मतलब बाउंड्री भी टी आई आर, तो मतलब अंदर जाके जो होगा एंगल वो हमारा क्रिटिकल एंगल, अगर तुम ये समझ पाते हो फिर आसान है, फिर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मॉडरेट लेवल का सवाल, और अच्छी बात यह है कि एडवांस का सवाल टफ ईयर के अंदर भी डुएबल आते हैं। ये इसलिए बार बार आपको दिखाता हूं ताकि आप पेपर में बेटा मेरे इन शब्दों को याद रखना, गलत क्वेश्चन पे स्टक मत हो जाना, मोशन में रहना, नहीं हो रहा छोड़ देना। दिस पेपर इज नॉट अबाउट इंक्रीजिंग द स्कोर, दिस इज अबाउट डिलीवरिंग व्हाट यू नो, जो तुझे पता है वो डिलीवर कर बस। तो इसकी जो स्ट्रेटेजी है थोड़ी अलग तरह की है, ये बात अपने दिमाग में आप लोग रखिएगा। जेई एडवांस का एक और सवाल है बेटा हमारा 2024 का ही सवाल है, ये आया था क्वेश्चन, थोड़ा सा सॉल्विंग वाला क्वेश्चन है बट डुएबल है, मुश्किल नहीं है, इट्स अ वेरी डुएबल प्रॉब्लम। इन्वर्टेड प्रिज्म पूछा गया आपसे। आमतौर पे इन्वर्टेड प्रिज्म जेई मेंस में आता है लेकिन स्मॉल एंगल के लिए आता है, μ-1 × a, ये थोड़ा से बड़े एंगल्स वाले इन्वर्टेड प्रिज्म है, ठीक है। तो इक्विलेटरल है, दो इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म है P1 एंड P2, और इक्विलेटरल है तो मतलब ये एंगल भी हमारा 60 डिग्री होगा और ये एंगल भी हमारा 60 डिग्री होगा, और विद देयर साइड्स पैरेलल टू ईच अदर। तो ये जो साइड्स आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये वाली बेसिकली ये जो साइड्स है ये हमारी पैरेलल है, पैरेलल टू ईच अदर इन वैक्यूम एज शोन इन फिगर। ए लाइट रे, यहां से हमने एक लाइट रे मारी एट एन एंगल थीटा, थीटा एंगल पे हमने हिट की, सच दैट द आउटगोइंग रे अंडरगोज मिनिमम डेविएशन इन P2। तो ये जो रे है यहां से निकल के जब इसमें से बाहर निकली तो मिनिमम डेविएशन से निकली। तो उससे पूछा गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है मुझे, इसका √3/2 है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो √3/2 है, इसका जो है वो हमारा √3 है। थीटा की वैल्यू पूछी गई है इस फॉर्मेट के अंदर, थीटा की वैल्यू पूछी गई है इस फॉर्मेट के अंदर, थीटा कितना होगा ये सवाल है, मोटी मोटी बात है हमारी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने का सही तरीका बेटा ये है कि आप अगर पॉज करना चाहे तो कोई पॉज कर सकते हैं, आप यहां से करना शुरू करो क्योंकि आपको वहां का सिचुएशन पता है, यहां पे क्या हो रहा है हमें नहीं पता, तो पहले वहां से शुरू करो, मिनिमम डेविएशन वहां हो रही है, ठीक है। तो अगर किसी प्रिज्म से मिनिमम डेविएशन हो रही है तो आई गेस ये बात सबको पता होगी कि जो रे होती है वो बेस के पैरेलल होती है, सिमेट्रिकल बेसिकली लाइट जो होती है वो हमारी आई होती है, लाइट जो होती है वो सिमेट्रिकल बेसिकली हमारी आई होती है। तो यहां पे जो रे होगी, मुद्दे की बात जो होगी, जो रे होगी वो बेसिकली बेस के पैरेलल होगी, ठीक है जी, बेस के पैरेलल होगी। और अगर आप यहां पे निकालेंगे और यहां पे निकालेंगे तो ये हमारा जो एंगल होगा ये इमर्जेंट एंगल होगा, और यहां पे जो एंगल होगा ये आई होगा, तो पहले तो आई ई के बराबर होगा, और दूसरा ये जो अंदर वाले हमारे एंगल हैं R1 R2 ये भी हमारे इक्वल होंगे, तो R1 R2 दोनों इक्वल होंगे और a/2 के बराबर होंगे, यानी कि R1 और R2 दोनों इक्वल और 30 डिग्री के बराबर है ना। a हमारा 60 है तो 60/2 अगर तू करेगा तो हमारा 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है जी। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर मैं वैल्यू निकालूं आ जाएगा √3, तो अगर मैं यहाँ पे म्यू की वैल्यू निकालूं तो ये आ जाएगी √3, यहाँ पे अगर तुम म्यू की वैल्यू निकालेगा ये मैं गिवन है √3/2। तो अगर मैं तेरा यहाँ पे सिंपली स्नेल्स लॉ लगाऊं, तो यहाँ पे अगर मैं देखूं यहाँ पे एयर है, तो अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं तो 1 × sin i इज इक्वल टू म्यू इज √3 × साइन ऑफ R1 की वैल्यू आ जाएगी 30, तो साइन ऑफ i की वैल्यू आ जाएगी √3/2। तो i की वैल्यू सॉल्व करो, √3/2 जो है वो हमारा 60 डिग्री आ जाएगा, i की वैल्यू सॉल्व करिए, सॉल्व करके 60 आ जाएगा, ठीक है। तो मेरी बात को समझ रहे हो, तो दिस एंगल इज नाउ 60 डिग्री। अच्छा अब एक और बात, यहां पे ये जो रे आ रही होगी, अगर आप थोड़ी सी भी बुद्धि लगाएं, यहां पे जो नॉर्मल बन रहा होगा है ना, तो उस रे का ये जो एंगल होगा ये भी 60 डिग्री होगा, ये बात आप सहमत हो। और ये ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे कि नहीं होंगे, देखो जरा, क्योंकि ये फेस हमारे पैरेलल है और ये परपेंडिकुलर है, दोनों ये पैरेलल हैं, तो बेसिकली दो पैरेलल लाइंस हैं, तो ये एंगल हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं बेसिकली ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं, तो ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। अच्छा अगर ये एंगल हमारा 60 डिग्री है, ये एंगल अगर हमारा 60 डिग्री है, तो ये जो भी रे इसके अंदर आ रही होगी बेसिकली ऐसे, उसका ये वाला जो एंगल होगा हमारा यहाँ पे होगा R2, दिस एंगल विल बी R2, यहां से जो एंगल आ रहा होगा वो R2 एंगल आ रहा होगा। तो अगर मैं यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाऊं, ये आ जाएगा म्यू इज √3, ये √3/2 जो है 2 अंदर ही है रूट के। अच्छा तो ये जो है हमारा
ये आ जाएगा रूट ऑफ 3/2 इंटू साइन ऑफ ये वाला एंगल R2, साइन ऑफ R2 √3/2 इंटू साइन ऑफ द एंगल R2 इज इक्वल टू 1 इंटू साइन 60, 1 इंटू साइन ऑफ 60 डिग्री। तो अगर आप यहाँ पे देखो √3/2 इंटू साइन ऑफ R2 साइन 60 इज ऑल्सो √3/2। तो मैं अगर यहाँ पे देखूं, थोड़ी सी बुद्धि लगाऊं, एक तो √3 से √3 कट जाएगा, ये √2 ये √2 आ जाएगा, तो साइन ऑफ R2 1/√2 आ जाएगा। और यहां से अगर मैं निकालूं R2 की वैल्यू, ये सॉल्व करके 45 डिग्री आ जाएगी। अब सॉल्व करिए, सॉल्व करके R2 की वैल्यू जो आ जाएगी वो 45 डिग्री आ जाएगी। तो टेक्निकली ये एंगल जो है हमारा ये 45 डिग्री है, ठीक है जी, ये 45 डिग्री है। और अब अगर मैं ये वाला एंगल यहां से निकालूं R1, ये वाला अगर मैं एंगल निकालूं R1, तो अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो बड़े आराम से आप निकाल सकते हो। ये एंगल हमारा 60 डिग्री है, ए की वैल्यू 60 डिग्री है, तो अगर आप यहां से वैल्यू निकालें तो R1 की वैल्यू आ जाएगी ए माइनस R2, ए माइनस R2, क्योंकि R1 प्लस R2 ए होता है। तो अगर आप सॉल्व करें तो 60 माइनस 45, R1 की वैल्यू 15 डिग्री आ जाएगी, R1 की वैल्यू 15 डिग्री आ जाएगी। तो अगर यहाँ पे R1 15 है, तो यहां से आप अगर फिर दोबारा स्नेल्स लॉ लगाओ, यहाँ पे इतने हिस्से पे अगर आप फिर स्नेल्स लॉ लगाओ तो लाइफ आपकी पूरी चल रही है। तो 1 इंटू साइन थीटा, 1 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 इंटू साइन ऑफ R1, R1 इज 15 डिग्री। तो यहां से बेटा थीटा की वैल्यू मैं साफ साफ देख पा रहा हूं, ये आ जाएगी साइन इनवर्स ऑफ √3/2 इंटू साइन ऑफ 15 को बेटा आप लिख सकते हो π/12। 180 को बाई 12 करोगे तो साइन 15 पाई के फॉर्मेट में कन्वर्ट करो। इसी फॉर्मेट में आंसर पूछ रहा है आपसे, साइन इनवर्स ऑफ √3/2। देखो गंदा सा, बच्चे ना देख के डर जाते हैं, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा आपको रीट्रेस करना आना चाहिए। अच्छा, अटैकिंग पॉइंट ये था, ऐसे इसको रीजनरेट करना है, ठीक है। तो अगर आप अटैकिंग पॉइंट समझते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान है। तो यहाँ पे आपका π/12 बेसिकली बीटा पूछा गया आपसे, तो बीटा की जो वैल्यू होगी बेसिकली वो 12 होगी। तो बीटा पूछा गया है, आई गेस दिस इज बीटा। तो बीटा की वैल्यू जो है वो हमारी 12 के बराबर है, बाकी सारा जो है वो आपका सेम है, ठीक है। तो इस एंगल पे तो हिट करेगा। क्या प्यारा खूबसूरत सवाल है, आप देख सकते हो यहां से रे निकली और फाइनली वहां पे हमारा मिनिमम डेविएशन लग गया। तो आपको बस इंटरेस्टिंग ये था कि आपको जहां पे पता है सिचुएशन, वहां से रिट्रेस करते हुए पीछे तक आओ, ठीक है। क्योंकि डेफिनेटली ये निकालना है तो यहां से तो शुरू कर नहीं पाओगे, नहीं तो क्वेश्चन जल्दी खत्म हो जाएगा, एडवांस है। तो वहां से चल के यहाँ है, थोड़े से ऐसे प्रैक्टिस है बेटा, प्रैक्टिस से थोड़े आपके कॉन्फिडेंस विचार जो हैं वो डायरेक्शंस पकड़ लेते हैं, ठीक है जी, ये बात याद रखिएगा। चलिए एक सवाल और करते हैं आपके साथ डिस्कस, ये बड़ा अच्छा सवाल है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर मैंने कलीजन को क्लब किया है ऑप्टिक्स के साथ, ठीक है। क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे, मैंने कलीजन को क्लब कर दिया हाँ, मैंने कलीजन को क्लब कर दिया, कलीजन को मैंने क्लब कर दिया आपके ऑप्टिक्स के साथ। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं, ये एक ऑब्जेक्ट है, सामने एक मिरर है, ऑब्जेक्ट सामने मिरर पे हिट हो रहा है विद वेलोसिटी v, मिरर ऑपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी से आ रहा है, दैट इज विद वेलोसिटी vo, ठीक है। तो कुछ ऐसा सिचुएशन है, और ये सिचुएशन बिफोर कलीजन है, ये सिचुएशन बिफोर कलीजन है। और आफ्टर कलीजन क्या होगा, आफ्टर कलीजन क्या होगा, बड़ा सिंपल सा एक रूल है। आफ्टर कलीजन अगर आप देखोगे कुछ ऐसा सिचुएशन आपका बनेगा। तो देखो मिरर की वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मिरर हमारा v0 से चल रहा था, वो v0 से चलता रहेगा, मिरर की वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है, इसकी वेलोसिटी जो है ये मान लो v' होगी, इसकी वेलोसिटी जो है वो v' होगी। तो तुमसे क्या पूछा गया है, सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ इमेज आफ्टर कलीजन, ठीक है। तुम्हें इमेज की वेलोसिटी आफ्टर कलीजन निकालनी है। तो सबसे पहले तो आफ्टर कलीजन ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकालो, पहले आफ्टर कलीजन की सिचुएशन देख लो, फिर इमेज की वेलोसिटी निकालनी सिखा देंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू e टाइम्स ऑफ u1 माइनस u2, है ना। ये फॉर्मूला अगर आपको कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाला याद है तो फिर आपके लिए क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा। और हमें कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जहां तक मुझे याद है e गिवन है, e गिवन है, ठीक है। तो देख बड़ी सीधी सी बात है, e टाइम्स ऑफ u1, u1 होता है जिसने मारा है, तो जिसने मारा है उसकी वेलोसिटी v है, ठीक है।
U2 जिसको पढ़ा है थप्पड़, U2 जो है वो हमारा माइनस वी नॉट है, U2 जो है वो मतलब नेगेटिव है, वो माइनस वी नॉट है। और वैसे भी आपको पता है कि यार ये रिलेटिव वेलोसिटी होती है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी ऐड ही होनी चाहिए, तो आप वैसे भी लिख सकते हो ऐड करके v प्लस वी नॉट, बट बेटर है आप साइन लगा के करो। तो U1 v है, U2 जो है वो माइनस वी नॉट है, और इनफैक्ट जो V2 है वो भी माइनस वी नॉट है, क्योंकि जो U2 है टक्कर के बाद वो सेम ही रहेगा, क्योंकि मिरर बहुत बड़ा है ना ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, तो मिरर की वेलोसिटी टक्कर के बाद भी माइनस वी नॉट है, तो V2 हमारा माइनस वी नॉट है। और ये जो हमारा V1 है टेक्निकली अगर आप स्पीकिंग, वो ये है, V1 जो है वो ये है, तो दैट इज माइनस वी डैश। V1 का मतलब होता है कि जिसने मारा है, टक्कर के बाद जो उसकी वेलोसिटी है वो V1 है, तो टक्कर के बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो अगर मैग्नीट्यूड उसका v डैश है तो आप यहां पे माइनस वी डैश पुट कर लें। ठीक है जी, तो बड़ी सीधी सी बात है, अगर आप इस इक्वेशन को थोड़ा सा भी अगर आप रीअरेंज करें, तो ये माइनस वी डैश आ जाएगा प्लस वी डैश इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ v प्लस वी नॉट, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये माइनस वी नॉट इधर आ जाएगा प्लस वी नॉट, ये माइनस वी नॉट आपका आ जाएगा इधर, दैट इज प्लस वी नॉट। यस सर, बात समझ गए? ओके, वेरी गुड सर, नॉट राइटिंग एडवांस बट स्टिल वाचिंग योर लेक्चर फॉर नॉलेज। क्या चाहिए बेटा, ऐसे बच्चे हों तो जीवन में क्या चाहिए और। ठीक है, आई होप ये मजाक ना हो। बढ़िया है, ठीक है। तो टक्कर के बाद ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मुझे बेसिकली पता है, टक्कर के बाद मुझे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पता है, तो मैं अगर यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं इस चीज को संभाल लूं, ये मिरर है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी, ये मिरर है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो अगर आप थोड़ी सी भी बुद्धि लगाएं तो इसकी वेलोसिटी हमारी अगर v नॉट है ना, इसकी वेलोसिटी अगर v नॉट है, इसकी वेलोसिटी है ई वी प्लस वी नॉट प्लस वी नॉट, तो ई टाइम्स ऑफ v प्लस वी नॉट प्लस वी नॉट, ये मेरी वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो टक्कर के बाद ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मिल गई, मुझे इमेज की निकालनी है, ये जो इमेज है ना, अगर ये इधर जा रहा है तो इमेज की जो भी वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, ये सवाल है। तो देख बेटा, बड़ा सिंपल सा रूल होता है इसके अंदर, जब भी कभी ऑब्जेक्ट और इमेज तो जो मोशन में गिवन हो, सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है, हमें ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इमेज के फ्रेम में निकालनी है। ऑलवेज रिमेंबर, ये याद रखना, रूल बहुत सिंपल होता है। वेलोसिटी ऑफ इमेज जो होती है वो होती है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर। तो सबसे पहले तुम्हें इमेज की वेलोसिटी मिरर के फ्रेम में निकालनी है। तो इमेज की वेलोसिटी मिरर के फ्रेम में कैसे निकलेगी, तुम मिरर को रोक लो, मतलब मिरर के फ्रेम में चले जाओ, ठीक है, मिरर को रोक दिया, मिरर रेस्ट पे आ गया, और अब जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है उसे देखो, तो देखो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है, ई टाइम्स ऑफ v प्लस वी नॉट, ई टाइम्स ऑफ v प्लस वी नॉट प्लस वी नॉट, है ना, प्लस वी नॉट। अब इसमें मैं क्या करूंगा, ये जो है हमारा मिरर, इसकी वेलोसिटी को रिवर्स करके ऑब्जेक्ट को दूंगा, तो इसकी वेलोसिटी को v नॉट को रिवर्स करके ऑब्जेक्ट को दूंगा। तो ये अगर आप देखोगे, मतलब ये इधर है, ये इधर है, तो अगर आप नेट वेलोसिटी निकालोगे, ये नेट वेलोसिटी अगर आप निकालोगे, तो नेट वेलोसिटी कैसे निकलेगी, दिस माइनस वी नॉट, तो वी नॉट से वी नॉट कट जाएगा, तो नेट वेलोसिटी आएगी ई टाइम्स ऑफ वी प्लस वी नॉट, ई टाइम्स ऑफ वी प्लस वी नॉट। तो जो हमारी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मिरर के फ्रेम में होगी, इमेज की वेलोसिटी भी उतनी ही होगी। अगर मिरर रुका हुआ है, जैसे अगर ऑब्जेक्ट 5 से जा रहा है तो इमेज भी 5 से जा रही होगी, तो ये इतना एज इट इज आप इसको ट्रांसफर कर दोगे, ई टाइम्स ऑफ वी प्लस वी नॉट। हाँ जी विनय सर, आप ट्रांसफर कर दोगे, यस। और इसमें अलग से याद रखना, इसमें अलग से आपको ये निकलेगी वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। इसमें मिरर की वेलोसिटी अलग से ऐड कर दो, तो मिरर जो है वी नॉट वो अलग से अगर आप और ऐड कर दें, तो नेट वेलोसिटी अगर आप देखें इन दोनों का, अगर आप नेट निकालें, नेट वेलोसिटी ऑफ इमेज अगर आप निकालें, तो दिस माइनस दैट आपको करना पड़ेगा, तो ई टाइम्स ऑफ वी प्लस वी नॉट माइनस वी नॉट, ई टाइम्स ऑफ वी प्लस वी नॉट फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड माइनस वी नॉट। यस सर, यस सर, डन है, डन है, और है कि नहीं है जल्दी बोल, है कि नहीं है जल्दी बोल, क्लियर है? ठीक है जी, तो बेसिकली दिस इज द वे हाउ यू नो वी विल अटैक एंड हैंडल दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड स्टफ्स बच्चों। ठीक है, ई टाइम्स वी प्लस वी नॉट माइनस वी नॉट अगर हम करें तो आप सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके फाइनल आंसर जो है आपका ये सी ऑप्शन निकल आएगा। बड़ा ही शानदार जबरदस्त सवाल है। एक सवाल मैं आपको और करवाना चाहता हूं आज के सेशन में, 2023 का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, बेस्ट पीवाईक्यू है,
इसके अंदर बड़ी अच्छी लर्निंग्स भी आपको मिलेंगी, है ना। इस क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ सीखने को भी हमें मिलेगा, और एट द सेम टाइम इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे ऐसे बातें हैं जो बड़ी स्वादिष्ट हैं। तो अगर आप कहते हैं ना स्वाद लेना जानते हैं, है ना, ये स्वाद लेना भी हर एक के बेटा बस की बात नहीं होती। तो अगर आप स्वाद लेना जानते हैं तो फिर आपके लिए क्वेश्चन बल्ले बल्ले सवाल है। ठीक है, तो आइए जरा स्वाद लेंगे इस क्वेश्चन को। वन ऑफ द बेस्ट पीवाईक्यू क्वेश्चन देखिए, कह रहे प्लेन पोलराइज्ड ब्लू लाइट है इज इंसिडेंट ऑन अ प्रिज्म सच दैट देयर इज नो रिफ्लेक्शन। तो हो क्या रहा है, एक प्रिज्म है, इस प्रिज्म पे हमारी प्लेन पोलराइज्ड ब्लू लाइट है, ब्लू लाइट है। तो अगर ब्लू लाइट है तो थोड़ा बेटर है, आइए मैं इसे ब्लू कलर से बनाता हूं। तो ये जो लाइट है ये पोलराइज्ड लाइट है और ये ब्लू लाइट है, ठीक है जी, और पोलराइज्ड लाइट है, ये ब्लू लाइट है आपकी प्रिज्म पे हिट की, और नो रिफ्लेक्शन, मतलब ये जो लाइट है इसका यहां से कोई भी पार्ट रिफ्लेक्ट नहीं किया, देयर इज नो रिफ्लेक्शन। अब इस बात का मीनिंग क्या है मैं बाद में बताता हूं, इस बात का मीनिंग क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। अच्छा जी, एंड एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ इमर्जेंट रेज 60 डिग्री, मतलब ये रे अगर इस प्रिज्म से एक्सटेंड की जाए तो डेविएशन जो है वो हमें गिवन है कितनी, वो हमें गिवन है 60 डिग्री, ठीक है जी, हमें फर्स्ट पार्ट गिवन। द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर रेड लाइट ऑफ द सेम प्रिज्म, सेम प्रिज्म से अगर हम रेड लाइट भेजें, सेम प्रिज्म से अगर हम रेड लाइट भेजें, सेम प्रिज्म से अगर हम रेड लाइट भेजें, तो हमें कह रहा है जो मिनिमम डेविएशन है, जो मिनिमम डेविएशन है हमारा, वो हमारा 30 डिग्री है। सेम प्रिज्म से अगर हम रेड लाइट भेजें, रेड लाइट भेजें, तो जो मिनिमम डेविएशन है हमारा वो हमारा 30 डिग्री है, दैट इज 30 डिग्री, जो हमारी फिगर 2 के अंदर आप देख सकते हैं, ठीक है जी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म मटेरियल फॉर ब्लू लाइट इज √3। तो ब्लू लाइट के लिए, इस ब्लू लाइट के लिए जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो √3 के बराबर है, ठीक है जी, इज √3। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है। ये बात आप समझ रहे हैं, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है, ये सवाल है मोटा मोटा हमारा। तो ऑप्शंस कुछ कुछ आपके सामने लिखे हैं। तो सबसे पहले तो मैं तुम्हें इसका मतलब समझाता हूं, ये नो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, समझिए जरा। नो रिफ्लेक्शन का मतलब यहां पे ये है कि यार ये जो एंगल है हमारा यहां पे इंसिडेंस, नो रिफ्लेक्शन का मतलब है कि ये जो एंगल है ये ब्रेविस्टर एंगल के बराबर है और इसकी वैल्यू है tan इनवर्स ऑफ म्यू। ये बात जो बच्चा समझ गया ना उसके लिए तो क्वेश्चन हो गया सॉल्व, और जिसने इस चीज को नहीं समझा वो हमारा रोता रह जाएगा। इनडायरेक्टली नो रिफ्लेक्शन का मतलब है कि हमारा एंगल जो है वो ब्रेविस्टर एंगल है और वो हमारा 60 डिग्री है। अब ये कैसे आया, मैं एक बार आपको पहले ब्रेविस्टर लॉ रिवाइज करवाता हूं, जरा ध्यान से सुनना। ब्रेविस्टर लॉ में क्या होता है कि एक लाइट अगर हमारी अनपोलराइज्ड है, मतलब उसमें प्लेन के परपेंडिकुलर भी ऑसिलेशंस हो, प्लेन के परपेंडिकुलर भी ऑसिलेशंस हो और प्लेन के अंदर भी हो, प्लेन के अंदर भी हो, एक सरफेस पे ऐसे हिट करे, मतलब यहां पे हमारा म्यू है और इधर हमारी एयर है, ठीक है, सरफेस पे ऐसे हिट करे कि कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ और कुछ पार्ट जो है वो हमारा रिफ्रैक्ट हुआ। तो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड ये रेज अगर हमारी 90 पे आ जाएं, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज अगर 90 पे आ जाएं, ठीक है, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज अगर 90 पे आ जाएं, तो ये वाली रेज जो हमारी रिफ्लेक्ट हुई है ये प्लेन पोलराइज्ड हो जाती है। ये वाली रे जो है ये हमारी प्लेन पोलर, ये हमारी क्या हो जाती है, ये हमारी पोलराइज्ड हो जाती है, ये हमारी पोलराइज्ड हो जाती है और इसमें जो ऑसिलेशंस होती हैं वो परपेंडिकुलर टू प्लेन वाली बचती हैं। तो लाइट को पोलराइज करने का एक मेथड है जिसे हम बोलते हैं ब्रेविस्टर लॉ, और ये तब होता है जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस tan इनवर्स ऑफ म्यू के बराबर, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुन, अगर अनपोलराइज्ड लाइट tan इनवर्स ऑफ म्यू वाले एंगल पे हिट होगी तो जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी वो हमारी पोलराइज्ड हो जाएगी और उसकी ऑसिलेशंस प्लेन के परपेंडिकुलर सस्टेन हो जाएगी। अब जरा सोच के देख, अगर ये लाइट जो हिट हो रही है ये पहले से ही पोलराइज्ड हो और प्लेन में हो ऑसिलेशंस, मेरी बात को जरा ध्यान से समझ, मैं ये लाइट हिट कर रहा हूं और ये पहले से ही पोलराइज्ड है और ऑसिलेशन सिर्फ प्लेन में है, ओनली इन प्लेन
तो तू मुझे एक बेटा बात बता, क्या ये वाली लाइट जनरेट हो पाएगी? नहीं विनय सर, कैसे जनरेट नहीं हो पाएगी? क्योंकि परपेंडिकुलर ऑसिलेशन थी ही नहीं, तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो ये लाइट प्योर रिफ्रैक्ट करेगी और हमारा देयर इज नो रिफ्लेक्शन। तो ये तब होगा, है ना, वही ये ब्रेविस्टर लॉ पे ही होगा, ये एंगल जब ब्रेविस्टर एंगल होगा और लाइट हमारी पोलराइज्ड प्लेन में हो। तो बेसिकली ये जो ब्लू लाइट आप देख रहे हैं ना, आपको एक तो ये समझ में आ रहा है कि ये पोलराइज्ड होगी प्लेन में, ये पोलराइज्ड होगी प्लेन में और एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा हमारा 60। तो पहली ऑप्शन अगर आप देखोगे ना, वो यही है, द ब्लू लाइट इज पोलराइज्ड इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये प्लेन ऑफ इंसिडेंस में ही आपकी पोलराइज्ड होगी। मेरी बात समझ गया? ये कंसेप्ट तुझे दिया है। देखो 100% आप नोटिस करना मेरी बात को, 100% रिफ्रैक्शन, मतलब ये जो लाइट है सारी की सारी, ये सारी की सारी जो लाइट है जो अंदर जा रही है, 100% रिफ्रैक्शन अचीव कर सकते हो ब्रेविस्टर लॉ की कंडीशन के अंदर अगर लाइट पोलराइज्ड हो। 100% रिफ्लेक्शन अचीव हो जाता है टीआईआर के अंदर, 100% रिफ्रैक्शन सिर्फ ऐसी सिचुएशन के अंदर क्रिएट हो पाता है। इसलिए क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। ठीक है जी, डन विनय सर, बात आपकी पूरी समझ गई। अब अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूं, तो यहां से अगर बेटा मैं आगे बढ़ूं तो देख यार, यहां पे थोड़ी सी बुद्धि और अगर हम लगाएं, ये एंगल हमारा इधर भी आ जाएगा R1, दिस एंगल इज ऑल्सो R1, ये हमारा R1 आ जाएगा, और ये एंगल हमारा आ जाएगा A = 60 डिग्री, A = 60 डिग्री। ठीक है जी, तो ये एंगल हमारा आ जाएगा R1, A = 60 डिग्री। और अगर यहां पे हम थोड़ी सी भी और बुद्धि लगाएं, थोड़ी सी और बुद्धि लगाएं, क्या बुद्धि लगाएंगे बेटा बताओ? तो A की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी और इक्वल टू 60 डिग्री, और सॉरी A कैसे 60 डिग्री आ गया बेटा? ये तो गलत हो गया ना, A का ये तो निकालना है मुझे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाऊं, चलो हाँ यहाँ लगाते हैं 1 × sin i। तो अगर मैं यहाँ पे लगाऊं 1 × sin of i, तो i की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री इज इक्वल टू म्यू, म्यू की वैल्यू आ जाएगी √3 × sin r1, है ना, sin r1 की वैल्यू निकाल लें तो ये आपके सामने आ जाएगा √3/2 इज इक्वल टू √3 × sin r1। तो यहां से अगर मैं sin r1 की वैल्यू निकालूं, sin r1 की वैल्यू निकालूं, तो sin r1 1/2 है, r1 की वैल्यू सॉल्व करो, r1 की वैल्यू सॉल्व करके 30 आ जाती है, r1 की वैल्यू सॉल्व करो, सॉल्व करके 30 आ जाती है। तो r1 हमारा 30 आ जाएगा। ठीक है जी, और हमारा एंगल ऑफ डेविएशन भी हमें गिवन है, तो डेल्टा इज इक्वल टू i + e - a आ जाएगा। तो डेविएशन बेटा हमारा कितना गिवन है? 60 डिग्री। तो i जो है हमारा वो कितना है? i मुझे पता नहीं, i हमारा सॉरी कितना निकला? 60 डिग्री निकला, तो i इज 60, i इज 60, तो 60 + e - a, तो ये भी कट गया, तो e = a। तो एमर्जेंट एंगल जो है वो हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर है। ठीक है जी, एमर्जेंट एंगल जो है वो हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर है। ठीक है जी, और R1 अगर हमारा 30 है मेरे भाई, R1 अगर हमारा 30 है, हमें और कोई डेटा गिवन है बेटा? एक बार देख लेते हैं। रेड लाइट के लिए मिनिमम डेविएशन गिवन है, रेड लाइट के लिए मिनिमम डेविएशन गिवन है, और उसके लिए हमें √3 गिवन है। ठीक है, और बाकी सारी चीजें वैसी ही है। ठीक है, तो एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू पूछी गई है तुझसे। तो देख यार, एंगल ऑफ प्रिज्म अगर मैं यहां से निकालूं तो E A के बराबर आ जाएगा, और E और A हमारे इक्वल है। और अगर हम यहां से R1 की वैल्यू R2 अगर निकालें, अगर मैं देखो यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाऊं, है ना, यहाँ से लाइट जब ऐसे करके बाहर आ रही है, तो यहाँ पे जब स्नेल्स लॉ लगेगा तो एक एंगल हमारा R2 होगा। ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हो? एक एंगल हमारा R2 होगा और एक एंगल हमारा E होगा, एक एंगल हमारा E होगा। ठीक है, तो अगर आप स्नेल्स लॉ वहां पे लगाओगे तो ये आ जाएगा म्यू × sin r2, म्यू × sin r2 इज इक्वल टू sin e, इज इक्वल टू 1 × sin e। ठीक है, म्यू × sin r2 इज इक्वल टू 1 × sin e। अच्छा, आप बेटा अगर थोड़ा सा समझ पा रहे हो तो देखो, ये हमारा E भी 30 डिग्री आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। कैसे? देखो, म्यू हमारा कितना है? म्यू हमारा है √3 × sin of r2। अब r2 को आप लिख सकते हो a - r1, a - r1, r1 की वैल्यू बेटा आपकी आ जाएगी 30 डिग्री, r1 की वैल्यू आ जाएगी 30 इज इक्वल टू sin e, और sin e जो है, e हमारा a के बराबर है, e जो है वो a के बराबर है। तो आप देख रहे हो, इस पूरी इक्वेशन में आप a निकाल सकते हो। अगर आप थोड़ा सा भी इसको एक्सपेंड करो, a की वैल्यू आपको मिल जाएगी। और अगर आप थोड़े से भी समझदार हो, मतलब एक तो a आप निकाल लो इक्वेशन से, दूसरा आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि a की वैल्यू 60 डिग्री आ रही है। कैसे? जरा सोच के देखो, अगर मैं a को 60 पुट करूं तो अंदर बनेगा sin 30 1/2, √3/2 इधर आ जाएगा,
और अगर साइन 60 वहां डाल देगा तो √3/2 तेरा वहां भी बन जाएगा, तो ए इक्वल टू 60 डिग्री तेरा बिल्कुल आराम से जस्टिफाई कर रहा है। तो बेसिकली एंगल ऑफ प्रिज्म जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 60 डिग्री, ये हमें कह रहा है 45 डिग्री, तो ये वाला आपका ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। ठीक है जी। और साथ ही साथ अगला हमारा है रेड लाइट वाला, इसको बाद में देखते हैं, इसको थोड़ा होल्ड पे रखिए। इसको देखते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फ्रॉम ब्लू लाइट एट द एग्जिट प्लेन इज 60 डिग्री। बिल्कुल सही बात है, रिफ्रैक्शन एंगल मतलब जब लाइट बाहर निकली तो जो इमर्जेंट एंगल होगा है ना, वो ई के बराबर ही होगा, तो 60 डिग्री है, तो ये ऑप्शन भी आपकी सही है। बस सी ऑप्शन बेटा आपकी लास्ट रहेगी। तो टेक्निकली ये क्वेश्चन जो था इसमें 3 ऑप्शंस आपको ब्लू लाइट के लिए दी गई थी, जो कि इंटरेस्टिंग पार्ट था। ठीक है, तो अगर आपको ये पता है कंसेप्ट 60 डिग्री वाला प्रिविस्टर लेंगे तभी आप कर पाते हैं इस सवाल को, नहीं तो इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं थी। रेड लाइट के लिए तो बहुत सिंपल है बेटा, आपको मिनिमम डेविएशन का एंगल गिवन है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला होता है साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। याद है आपको? तो म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। तो म्यू की वैल्यू आपको निकालनी है, इसके अंदर म्यू की वैल्यू आपको निकालनी है। म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ ए, म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2। तो ए की वैल्यू 60 निकली है और डेल्टा मिनिमम मैं जो देख रहा हूं, डेल्टा मिनिमम जो मैं देख रहा हूं वो 30 है, तो 60 प्लस 30 बाई 2, 60 प्लस 30 बाई 2 अपॉन साइन ऑफ ए बाई 2। तो ए हमारा 60 बाई 2 है। तो म्यू को आप सॉल्व कर लो, ये आपका आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा साइन ऑफ 120 बाई 2 साइन 60 और नीचे आ जाएगा साइन 30। ये आ जाएगा √3/2 और नीचे आ जाएगा 1/2, तो ये कट गया, ये सॉल्व करिए, ये √3 आ जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जो सॉल्व करेंगे आप, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू सॉल्व करेंगे आप रेड लाइट के लिए, तो दैट कम्स आउट टू बी √3। ठीक है, तो ये सॉल्व करो, सॉल्व करके फाइनली जो है आपका √3 जो है ऑप्शन जो है वो 1 ये √2 क्यों आ रहा है फिर? एक मिनट देख लेते हैं बेटा, कुछ गलत किया मैंने। साइन 60 √3/2, साइन 30 is 1/2। ये कितना मैं ठीक लिख रहा हूँ? 120/2 अपॉन साइन ए बाई 2, ये भी हमारा वही है। ठीक है, ठीक है बेटा, √3 आएगा, आई गेस √3 आएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बेटा वेरीफाई कर लो बेटा, 60 प्लस 30, ओ सॉरी 120 थोड़ी होगा, हाँ 90 होगा, तो साइन 45 आएगा। ठीक है, ठीक है, तो साइन 45 इट इज 1/√2 अपॉन 1/2। तो सॉल्व करिए, सॉल्व करके √2 आ जाए, एग्जैक्टली, तो √2 आ जाएगा। सही है भैया, बिल्कुल रेड लाइट के लिए वो बनता है आपका √2 बच्चों। तो भाई आई होप आपको ये जो रे ऑप्टिक्स का सेशन है रुद्र सीरीज का अच्छा लगा होगा, और बाकी चैनल पे सब्सक्राइब रहे। अगेन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव बेटा वेदांतो जी ने लिया है। कोई बच्चा अपनी कॉलेज की शुरुआत एक अच्छे कोडिंग से साथ करना चाहता है, कि कोडिंग का एक्सपोजर लेके जाना चाहता है, आप लोगों के लिए एक बड़ा अमेजिंग कोर्स प्लान किया है। खुद आईआईटी दिल्ली के और आईआईटी के पास आउट, आईआईटी से बीटेक करने वाले है ना हमारे एक मित्र हैं, जो जल्दी ही आपके सामने हम आपको दिखाएंगे भी, और आपके लिए ऐसा कोर्स की प्लानिंग हम कर चुके हैं। तो जैसे ही जेईई एडवांस आपका खत्म होगा, आपको इसके रिगार्डिंग हमारी टीम कॉल भी करेगी। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फॉर्म को जरूर फिल करें, आप क्यूआर कोड से स्कैन करके भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और मैं बार बार ये बात बोलता हूं, बदलते वक्त के साथ बदलिए। मेरा ऐसा अनुमान है आने वाले जमाने के अंदर बेटा बहुत सारे जो पुराने कॉलेजेस हैं उनका स्ट्रक्चर ही बदल जाएगा। जिस आदमी के अंदर स्किल होगी वही आगे सक्सेसफुल होगा। तो अगर वो ट्रैक बनता हुआ, आप भी समझ रहे हैं आजकल जो जमाना है एआई का, अगर वो जमाना बदल रहा है तो समझदार इंसान वही होता है जो जमाने बदलते जमाने के साथ एक एक कदम साथ साथ बढ़ाए। ऐसा ना हो कि बहुत आगे वो चला गया फिर मैं बढ़ा रहा हूं। ठीक है, क्योंकि ये चीज तो इनएविटेबल है, ये तो सबको सीखनी ही पड़ेगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ब्रांच, एज अ गुड बैकअप प्लान। ठीक है, तो कॉलेज की शुरुआत पहले से एक कॉन्फिडेंस के साथ करिए, और बाकी मजे करते रहो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एंड बल्ले बल्ले मिलते हैं आपको अगली वीडियो के अंदर। स्टे सब्सक्राइब ऑन द चैनल। कोई और अगर आपकी रिक्वायरमेंट है मुझे जरूर वीडियो के कमेंट्स में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।